स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। गुड आफ्टरनून गाइस। ओके, चलो फिर आज सिलेबस पेपर 1 का खत्म करेंगे, पेपर 2 का स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का सिलेबस देखा था and we saw that what are the various aspects which should be studying here, not only the theoretical aspects of आज interact करेंगे थोड़ा सा once I'm done with the syllabus if there are any doubts. Again as I said you, almost हर चैप्टर में मैंने बार बार बोला आपको, सोशियोलॉजी में थियरीज होती है, थिंकर्स नहीं होते हैं, और अगर थिंकर्स भी होते हैं तो सिर्फ चैप्टर 4 थिंकर्स का नहीं होता है। अगर फिर आप रिलीजन एंड सोसाइटी में देखोगे, जैसे उन्होंने पावर एंड पॉलिटिक्स के अंदर थियरीज पहले दी, what they are asking you first is to understand the meaning of religion. And how do we understand anything? Guys, everybody is having that voice clarity. If somebody's are some people are having, some students are having issue of voice, please एक बार refresh कर लो, voice आ जाएगी। Religion and society में again they are stressing on understanding the theories first. अब here there is a reason as well, just like we had a reason in the other chapters. रिलीजन, अब आपके लिए रिलीजन हो सकता है कुछ एक फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है, मेरे लिए हो सकता है कुछ और फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है, या किसी के लिए हो सकता है, जैसे डरखाइम आपको बताएंगे, रिलीजन इज नथिंग बट वर्शिप ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी की ही वर्शिप होती है। तो हियर वी लुक इनटू द वेरियस थियरीज ऑफ रिलीजन, बट इस चैप्टर में एक चीज अलग है व्हेन कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स। क्या चीज है? अब हम इधर फंक्शनल अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच टू रिलीजन, रैशनल चॉइस थियरी ऑफ रिलीजन, कुछ थियरीज पढ़ते हैं, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला टॉपिक अगर आप देखोगे, इधर इसने बोला है टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डॉट और डॉट, टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस पूछा है, और इसमें बताया है इसने कौन से देखने हैं तुम्हें टाइप्स। जहां पे दिया है एनिमिज्म, जो ऑलरेडी फर्स्ट वाली थियरी में हम पढ़ते हैं, ईबी टेलर की थियरी है। मोनिज्म, दिस इज टारमार्क वाला एक कंडीशन है, इधर बताऊंगा। प्लूरलिज्म, सेक्ट और कल्ट, ये दोनों 2022 में इंडियन सोसाइटी में पूछा इसने, पेपर 1 जीएस। और नॉर्मली जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स वालों को अगर हम देखें, सेक्ट और कल्ट का आइडिया नहीं होता, उस क्लियरिटी नहीं होती उस लेवल पे जिधर आप ये स्पेसिफिकली डेप्थ में पढ़ते हो। मेरा इश्यू सेक्ट और कल्ट से नहीं है, मेरा इश्यू यहां पे ये है कि एक तो ऑलरेडी थियरीज का ही पार्ट है ये सेकेंड टॉपिक, यही सारी थियरीज अलग अलग चीजें हैं, बट मोनिज्म से यहां तक का रिलीजन नहीं है ये, दिस इज अ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। मोनिज्म, इधर मैंने कंडीशन लगाया, व्हाई? बिकॉज मोनिज्म में आज तक यूपीएससी की हिस्ट्री में, जब से पेपर बाहर आने लगे मेंस के 80 से भी अगर आप लोगे, तब से लेके आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया मोनिज्म के ऊपर। टिल नाउ इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज देयर हैज नॉट बीन इवन अ सिंगल क्वेश्चन, मोनिज्म पे एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब वापस तुम्हें पीछे लेके चलता हूं सिलेबस में, ये जो स्कोप का टॉपिक है, 2019 से पहले कोई क्वेश्चन ही नहीं था स्कोप के ऊपर, कभी नहीं पूछा गया स्कोप के ऊपर क्वेश्चंस, और बैक टू बैक 2 साल पूछा यूपीएससी ने स्कोप के ऊपर क्वेश्चन। आगे बढ़े, पेपर 1 में अब एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं पूछा गया है, मोनिज्म। एनी स्पेसिफिक रीजन सर जो शायद नहीं पूछा गया है? अब कोई स्पेसिफिक रीजन मैं एज सच तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट मैं बताता हूं। ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक, दिस इज मोर फिलोसॉफिकल इन नेचर, में भी शायद इसलिए है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सिलेबस में सोशियोलॉजी का पार्ट है अभी है। और दूसरी चीज, आई ऑलवेज फील दिस इज नाउ अ इचिंग टू बी आस्क्ड क्वेश्चन एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न।
बिकॉज एकमात्र टॉपिक जो पूरे पेपर 1 की हिस्ट्री में नहीं पूछा गया, ऐसा पहले जब हुआ तो 2 साल बैक टू बैक पूछा गया, इधर एक चांस है। सर नहीं पूछना ही सिर्फ एक चांस थोड़ी हो जाता है, बहुत बड़ा चांस होता है, लेकिन इससे बड़ा रीजन देता हूं मैं क्यों ये पूछा जाना चाहिए रिसेंट टाइम में। यहां पॉसिबिलिटी है इसको पूछने की। वी सी दैट मोनिज्म की लोगों की क्लियरिटी ही नहीं है। पीपल डू नॉट इवन हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोनिज्म। एटलीस्ट मैं सबको यूनिवर्सलाइज नहीं करूंगा, majority people do not even have the basic understanding of monism. एग्जाम्पल से प्रूव करता हूं। कैन somebody raise your hand? सुमन, सुमन आप मुझे एक बात बताओ कि मोनिज्म क्या होता है? राइट, कहीं ना कहीं एटलीस्ट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद सुमन? एग्रीड और नो? यस, नो? Agreed? Yes. At least majority would agree. There is Saman Shamin who is not agreeing. But let's see. But majority would agree this is a practice of belief in single God. तो सुमन इसके लिए मैं आपको मार्क्स देता हूं 0. गलत, एब्सोल्युटली गलत। मैंने क्या बोला था? मेजॉरिटी को इसकी क्लियरिटी नहीं है, टॉपिक अभी तक पूछा नहीं है, तो बैंग ऑन करके पूछेगा यूपीएससी से। जो सुमन ने मुझे आंसर दिया वो है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म बिलीव इन सिंगल गॉड, पॉलीथिज्म बिलीव इन मल्टीपल गॉड, मोनिज्म इज अ वे डिफरेंट। मोनिज्म अब हम ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं करूंगा इधर, बट आपको एसेंस बता देता हूं क्या होता है। Monism refers to belief in singularity. सिंगुलैरिटी का एक दिन डिस्कस करेंगे, क्या होता है सिंगुलैरिटी। अब सिंपल में समझना है तो ये कि आत्मा और परमात्मा एक है। अब फिलहाल मैं इतना ही और एक्सप्लेनेशन नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ रिलीजन। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। द क्रिएटर एंड क्रिएशन इज वन। अब क्या आप ही से क्वेश्चन पूछ के मैंने प्रूव किया कि आज तक पूछा नहीं गया। मेजॉरिटी इसको मोनोथिज्म से इक्वेट कर देता है। यूपीएससी पूछेगा, बैंग ऑन 0 मार्क्स आएंगे मेजॉरिटी के, और यूपीएससी फंसा लेगा यहां पे। तो मेक श्योर हम बहुत अच्छे से देखेंगे क्या फॉर्म होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, आज इंपैक्ट क्या है, चीजें क्या है इन द सेकेंड टॉपिक। बट रिमेंबर एज आई सेड, इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहली में भी थियरीज है, सेकंड में थियरीज और प्रैक्टिसेस के साथ इंक्लूडेड है। तो एनिमिज्म एक थियरी है, मोनिज्म एक थियरी है, प्लूरलिज्म एक थियरी है, सेक्ट और कल्ट एक प्रैक्टिस है। तो दिस चैप्टर दोनों के दोनों थियरी पे घूमते हैं, पहले दोनों टॉपिक। इससे नीचे जब आप थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो तो मॉडर्न सोसाइटी में टॉपिक दिया हुआ है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। इधर रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, रिलीजन और साइंस की डिबेट चल रही है। देखेंगे डरखाइम के जमाने से, अगस्ट कॉम्ट के जमाने से आज ग्लुकमैन तक क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या रिलेशनशिप है। साइंटिस्ट की क्या रिलेशनशिप थी, मानते थे, सोशोलॉजिस्ट क्या मानते थे। यहां पे सेक्युलराइजेशन। अब प्लीज नोट करना एक चीज, सेक्युलराइजेशन साइड में नोट करके रख लेना। अभी आऊंगा थोड़ी देर में एक सिलेबस में तो बताऊंगा कौन से चैप्टर में है सेक्युलराइजेशन। सेक्ट और कल्ट के क्या डिफरेंस है अभी नहीं देखेंगे गाइज, मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। मैं थोड़ी ना सीधा 7वें चैप्टर 8वें चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा। वो चैप्टर 8 नहीं याद रखना है तुम्हें, रिलीजन और सोसाइटी याद रखना है। सपोज पेपर 1 के अंदर सेक्युलराइजेशन आता है तो तुम मेजरली कौन सा डायमेंशन लिखोगे, उसके रिलीजियस और वो वाला डायमेंशन, राइट। इसको साइड में लिख के रखना। क्यों, मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं। पेपर 2 के अंदर ये ऐसा सही टॉपिक एक है लेकिन दूसरे चैप्टर में है। विल सी टू दैट एज वेल, बट विल राइट नाउ फोकस हियर कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजियस से रिलेटेड कुछ इश्यूज और टॉपिक्स है। रिलीजन और साइंस की क्या रिलेशनशिप रही और क्या मानते हैं आज रिलेशनशिप, सोशियोलॉजिकली, नॉट जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्युलराइजेशन दिया है
सेक्युलरिज्म नहीं दिया है, ये ध्यान रखना, सेक्युलरिज्म नहीं दिया है। और मजे की बात, सेक्युलरिज्म दिया है तुम्हारे सिलेबस में, किधर? जीएस पेपर 1 में दिया हुआ है। सेक्युलरिज्म का आंसर और सेक्युलराइजेशन का आंसर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा, एग्जैक्ट कंप्लीटली अलग होगा, सेम नहीं होने वाला है। दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों की अलग अंडरस्टैंडिंग है। और साथ ही साथ में जब किसी सोसाइटी में अगर सेक्युलराइजेशन हो रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ और भी टॉपिक्स मिलेंगे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म। अब फिर इस चैप्टर की एक अलग बात क्या है, ये जो सेक्ट और कल्ट है ना, ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म के फॉर्म है। तो हम जब करेंगे थियरीज फिनिश करने के बाद, मैं एनिमिज्म, मोनिज्म, प्लूरलिज्म खत्म करने के बाद सीधा आ जाऊंगा रिवाइवलिज्म में। इसके सारे एस्पेक्ट देखने के बाद हम इसके फॉर्म्स देखेंगे, और उसके फॉर्म्स के अंदर आपको मिलेगा दो ये फॉर्म, सेक्ट और कल्ट का दो फॉर्म ऑफ रिलीजियस रिवाइवलिज्म और मिलेगा। तो मेक अ पॉइंट क्लियर, जब क्वेश्चन रिवाइवलिज्म पे आएगा तो आप सेक्ट और कल्ट भी लिखोगे, और सेक्ट और कल्ट पे आएगा तो रिवाइवलिज्म के पॉइंट्स भी लिखोगे। तो ये इंटरकनेक्शन जस्ट इमीडिएट टॉपिक्स में मिल जाएंगे आपको। और लास्ट में दिया है फंडामेंटलिज्म। क्यों? टॉपिक का नाम है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। कहीं पे रिलीजन फंडामेंटलिज्म लाती है, कहीं पे रिलीजन साइंस के कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, कहीं पे रिवाइवलिज्म आता है, कहीं पे सेक्युलरिज्म आता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सोशियोलॉजी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या लिखोगे? अगर मैं आपको पूछूं रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी की क्या इंपैक्ट है, आपको सिलेबस में आंसर मिल रहा है, क्या लिखना है? एक इंपैक्ट रिवाइवलिज्म, एक इंपैक्ट सेक्युलरिज्म, एक इंपैक्ट लॉजिक को हैम्पर कर रहा है साइंस, एक इंपैक्ट फंडामेंटलिज्म। समझ में आया? इसने खुद बता दिया, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस फ्रंट? तो रिलीजन का चैप्टर मुझे लगता है अभी तक जितने चैप्टर थे उसमें से सबसे ज्यादा इंटरकनेक्टेड चैप्टर है। क्यों? आपको पुराने टॉपिक का आंसर अगले टॉपिक में मिलते जाएगा, जस्ट इफ यू हैव द राइट विजन टू जस्ट कैलकुलेट एंड इंटीग्रेट दैट स्टफ विथ। इसके बाद आते हैं दो चैप्टर्स बचते हैं, जो 10 चैप्टर है टोटल। वन इज किनशिप, सेकेंड इज सोशल चेंज। अब किनशिप के अंदर सिस्टम्स ऑफ किनशिप चैप्टर का नाम है, और इधर इन्होंने बहुत छोटा सिलेबस दिया व्हेन कंपेयर टू पेपर 2। पेपर 2 में भी ऐसा ही एक चैप्टर है जहां पे सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है। पेपर 1 में सबसे पहले इसने दिया फैमिली, हाउस होल्ड और मैरिज। मतलब पहले तो किनशिप के जो टर्मिनोलॉजीज है उनको ठीक से समझ लो आप। फैमिली किसे बोलते हैं, मैरिज का मीनिंग क्या होता है, और आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हाउस होल्ड। ये एक कॉन्टेम्पररी कॉन्सेप्ट है। हाउस होल्ड किसे बोलता है, जैसे मनरेगा की स्कीम देखोगे, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू 1 हाउस होल्ड बोला जाता है, फैमिली नहीं बोला जाता। ऑलवेज रिमेंबर, household is a demographic concept. Family and marriage are social concept, are emotional concepts. हाउसहोल्ड में माना जाता है कि इमोशनल कनेक्टिविटी का होना जरूरी नहीं है। फैमिली और मैरिज में हमेशा एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है। तो अगर आप एक हॉस्टल में रहते हो तो एक वो हाउस होल्ड होता है, वो फैमिली नहीं माना जाता है। बट फैमिली और मैरिज क्या होते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग्स है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक हम देखेंगे। इसके आगे जब बढ़ोगे, उसने प्रिसाइजली आपसे एक चीज पूछ ली, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ फैमिली। कितने टाइप की फैमिली है और कितने फॉर्म की फैमिली है। अब इधर सोशियोलॉजी में 50 टाइप की फैमिली है। अथॉरिटी की बेसिस पे फैमिली क्लासिफाई की जाती है, रेसिडेंस के बेसिस पे फैमिली क्लासिफाई की जाती है, और नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे फैमिली क्लासिफाई की जाती है, मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे फैमिली क्लासिफाई की जाती है। और कहीं ना कहीं एक मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ फैमिली भी है, सीरियल पैकेट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, सेम सेक्स फैमिलीज, एक्सेट्रास एंड एक्सेट्रास। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ फैमिलीज है। अलग अलग थियरी के पॉइंट, अलग अलग थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स की है। अब अगेन ये टॉपिक फैक्चुअल है,
क्यों? 90% जनता जान रही होगी क्या फॉर्म्स की फैमिली है। अब जब ये टॉपिक आएंगे तो देखेंगे इनमें स्कोरिंग अलग लेवल पे कैसे ले जाई जा सकती है, बाय राइटिंग द कंटेंट विच ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गोइंग टू राइट, बट हाउ टू प्रेजेंट दैट कंटेंट इन अ मोर सोशियोलॉजिकल मैनर, एज इट इज मेजरली ए कॉन्सेप्ट विच इज हाईली फैक्चुअल इन नेचर। तो फैमिली और इन सब के मीनिंग देखने के बाद विल सी द टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली। लेकिन जब हम किनशिप सिस्टम देखते हैं, any form of kinship system will not be complete without looking into lineage or descent systems. Lineage और descent जो होता है वो social anthropology में majorly study किया जाता है। The least important topic of the paper 1 chapter 9, chapter 9 का सबसे least important है if you see into this, because lineage और descents पे questions almost ना के बराबर आए हैं, और एक reason है क्यों नहीं आए, बिकॉज ये सेम टॉपिक वो पेपर 2 के अंदर पूछता है ज्यादा से ज्यादा आपको, जहां पे लीनिएज एंड डेसेंट सिस्टम इन इंडिया ऐसा सिलेबस है। तो पेपर 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वेश्चंस आए हैं यहां पे। अब लेकिन पेपर 1 की थियरी की अंडरस्टैंडिंग अगर आप अच्छे से करते हो तो पेपर 2 में यूज कर पाओगे ये मॉडर्न वेस्टर्न स्कॉलर्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस लीनिएज एंड डेसेंट। सो आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक को छोड़ना चाहिए, इसको और अच्छे से इसलिए करना चाहिए ताकि पेपर 2 में आपका पेपर 1 का कंटेंट अच्छा हो जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल क्वेश्चन आया है, ये 2 टॉपिक। एक भी ऐसा साल नहीं है रिसेंट टाइम में जहां पे कभी ये कभी दोनों भी क्वेश्चंस आए हैं एक साथ, एक चैप्टर से 5 टॉपिक के चैप्टर से, और वो भी छोटे छोटे टॉपिक के चैप्टर से 2 टॉपिक को हर साल पूछा है। मतलब ये जेब वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, पेट्रियार्की, ध्यान से समझते रहना एक एक पार्ट सिलेबस का। पेट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एक बहुत बड़ी डिबेट रही फेमिनिस्ट आने के बाद कि डिवीजन ऑफ लेबर पहले कैसा था, बाद में कैसा हुआ, आज क्या रिलेशनशिप है, और उस डिवीजन ऑफ लेबर में पेट्रियार्की का कितना बड़ा रोल है। क्या पेट्रियार्की के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है सोसाइटी में, या फिर पेट्रियार्की इज नॉट हैविंग एनी इंपैक्ट इन डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी टुडे। This is the debate which we'll do here. Majorly the domination here would be from the feminist perspective, as they have rejected or they have shown how patriarchy influences the sexual division of labor in society. क्या आपके जेंडर के बेसिस पे सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी पेट्रियार्की के बेसिस पे वर्क डिवाइड हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब प्रॉब्लमैटिक है ये कॉन्सेप्ट। क्यों? टॉपिक में कुछ ऐड नहीं किया गया है। कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स, अब मुद्दा ये आता है किसकी कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स, आर वी टॉकिंग अबाउट फैमिली की कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स और आर वी टॉकिंग अबाउट मैरिज की कॉन्टेम्पररी ट्रेंड्स। यूपीएससी ने हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं इधर। कैसे? डिस्कस द चेंजेस इन फैमिली, चेंजेस इन मैरिज विच हैव टेकन प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन फैमिली। दोनों की कॉन्टेम्पररी ट्रेंड को इंटीग्रेट कर दिया उसने कि फैमिली में जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से मैरिज के चेंज बताओ, या फिर उल्टा कर दो, मैरिज में जो चेंजेस हुए उसके हिसाब से फैमिली में क्या ट्रेंड्स आए वो बताओ। तो हम दोनों देखेंगे इधर। अलग से मैं पहले बताऊंगा फैमिली के अंदर क्या चेंजेस या ट्रेंड रही है आज, और मैरिजेस में क्या ट्रेंड्स है। क्या इधर हम डे टू डे अपने एक्सपीरियंस इंक्लूड करेंगे, जैसे पहले मैरिज हुआ करती थी अपने घर के अंदर, और आज क्या है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स जैसा कॉन्सेप्ट आया हुआ है। रिसेंट टाइम में न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा सोलोगमी जैसा कॉन्सेप्ट आया, मैरिंग टू वन सेल्फ। वो सारे करंट तक विल लुक इनटू व्हाट हैज बीन द ट्रेंड्स इन द मैरिज और द फैमिली industries. Why I am using the word industries is because these are today more dominated by mercantile understandings rather than by sacred understanding. आज इनको sacred नहीं, ritual या cultural नहीं, ज़्यादा materialistic concept माना जाता है। Pre-wedding shoots, pregnancy shoots, और maybe different type के इधर एक अलग अलग trend चल रही है। And in the last chapter, what we see is the social change present in India. ये चैप्टर, जितने चैप्टर है मुझे ऐसा लगता है सबसे इजीएस्ट चैप्टर है अभी तक जितने चैप्टर हमने देखे हैं। क्यों? बड़ा सिंपल और साथ ही साथ में हाईली स्कोरिंग चैप्टर।
एक्सट्रीम लेवल पे स्कोर किया जा सकता है इनके क्वेश्चन में। क्यों? बिकॉज ये चैप्टर के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री उठाओ यूपीएससी के क्वेश्चंस की, वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस। व्हाई? पहला यूपीएससी का रूल है तुम थियरीज जान लो सोशल चेंज की। तो आई होप फिर समझ में आया, थिंकर्स का मतलब चैप्टर 4 नहीं है, हर चैप्टर में है थिंकर्स। इधर भी आएगी थियरीज, फैमिली का मतलब, मैरिज का मतलब, थियरीज क्या है, पर्सपेक्टिव्स क्या है। पहले हम थियरीज देखेंगे, जैसे इवोल्यूशनरी थियरी से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनिस्ट अप्रोच पे आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में आएंगे, नियो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में आएंगे, पर्सोनियन अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। देयर आर मल्टी ऑगबन की थियरी देखेंगे, साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज देखेंगे। देयर आर सो मेनी थियरीज विच आर प्रेजेंट एंड रिमेंबर, थियरी से डरना नहीं है, थियरीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एंटायर सोशियोलॉजी। एक आदमी का नजरिया है जो तुम्हें जानना है सिर्फ। कोई थियरी का मतलब इधर थियरम नहीं होता है, एक जस्ट व्यू पॉइंट है। वंस वी रीड द थियरीज, इसका सेकेंड पार्ट रिलीजन के चैप्टर से कनेक्टेड है। जैसे रिलीजन में भी सेकेंड में थियरी थी, इधर भी सेकेंड जो पूरा टॉपिक है वो थियरी है, एक थियरी है लेकिन, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थियरी। डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी थियरी हम जब पढ़ते हैं तो ये वो थियरी है विच इज कॉल्ड एज क्रिटिक ऑफ नॉर्थ बाय साउथ। कि जो डेवलपिंग कंट्रीज ने हैं, जब वेस्ट का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट फेल करने लगा तो साउथ की जो कंट्रीज है, डेवलपिंग वर्ल्ड जो थे, उन्होंने अपना नजरिया बनाया डेवलपमेंट लाने का। उस नजरिए को बोला जाता है डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी। वो बोलने लगे कि वेस्ट की जो पहली थियरी थी डेवलपमेंट की, वो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, डेवलपमेंट क्रिएट नहीं कर रही है। वो ट्रिकल डाउन मॉडल जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, यहां पे रॉल्फ प्रेबिश, एजी फ्रैंक एंड इमैनुअल वेलेस्टीन, 3 लोग आते हैं। तीनों की थियरी अलग अलग तरीके से देखेंगे हम। एंड दिस थियरी 2022 में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन है, बट दैट डजंट मीन कि ये नहीं आएगा। दिस थियरी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ सोशल चेंज चैप्टर एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट चैप्टर। तो ये वाला भी पार्ट उतना ही इजी होगा। ये तीनों टॉपिक एब्सोल्युटली ओपन एंडेड। कैसे? टॉपिक का नाम है एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। क्या है एजेंट सोशल चेंज के? फॉर एग्जाम्पल, ये जो वीडियो कैमरा सामने है वो भी सोशल चेंज ला रहा है। किसमें? एजुकेशन में। द वे ऑफ टीचिंग हैव चेंज्ड, बोर्ड, द वे ऑफ इंटरेक्शंस हैव चेंज्ड। वैसे ही बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी चेंज लाते हैं। कैसे? जो वो रैबिट होता है ना, जब वो सॉइल को डिग करता है तो उससे भी फर्टिलिटी बढ़ती है, चीजें बढ़ती है, सॉइल का चेंज होता है नेचर। बायोलॉजिकल से लेके आधार कार्ड तक हम देखेंगे क्या क्या एजेंट्स है सोशल चेंज के। चाहे वो ई गवर्नेंस हो, चाहे वो एक छोटा सा जैम ट्रिनिटी हो, या फिर कोई और एस्पेक्ट। लेकिन सपोज आप फंस जाओ इस क्वेश्चन के अंदर, क्या एजेंट्स लिखने हैं मुझे, कम से कम 20 स्कॉलर की लिस्ट दे दूंगा मैं तुम्हें सिर्फ इस टॉपिक में। सपोज फंस गया मैं, कोई सा स्कॉलर नहीं याद है सर, लास्ट 5 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन करना है, मेरे पास बहुत प्रेशर एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग। आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं, पूरा सिलेबस याद रखना। इज फैमिली एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज? यस और नो? इज रिलीजन एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज? पावर, ऑर्गेनाइजेशंस? पूरे सिलेबस में मैंने सिर्फ चैप्टर पकड़े हैं तो मुझे 10 एजेंट मिल जाएंगे। सब टॉपिक पकड़ने लगा तो पता नहीं कितने एजेंट्स मिलेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, प्रोटेस्ट ब्रिंग सोशल चेंज, पावर एलिट्स ब्रिंग सोशल चेंज, प्रेशर ग्रुप्स ब्रिंग सोशल चेंज, पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिंग। इतने एजेंट मिलेंगे ना तुम्हें सोशल चेंज के, यू विल बी जस्ट मेस्मराइज्ड। सपोज आप थिंकर्स भूल जाओ, थियरीज भूल जाओ, ये सब कंटेंट पढ़ के रखोगे तो इनकी सोशलॉजी तो आएगी आपको। लेकिन सर सिलेबस भी नहीं याद हो रहा है मेरे को, अब क्या करना है, मैं फंस गया 5 मिनट में। तो सिर्फ इतना याद रखना है ना दोस्त, इसके नीचे 2 एजेंट खुद ही दिए हुए हैं। एजेंट ऑफ सोशल चेंज उसने पूछा, फिर नीचे इमीडिएटली दे दिया एजुकेशन और सोशल चेंज की रिलेशनशिप बताओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज बताओ। ये 2 ही एजेंट एक्सपैंड कर दोगे तो 250 वर्ड हो जाएंगे, बट मैं नहीं चाहूंगा ऐसा लिखो, बिकॉज आपने 2 ही एजेंट लिखा होगा। या तो सिलेबस लिखना, या फिर जो स्कॉलर्स और चीजें हम पढ़ेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंट्स लिखेंगे।
दिस वाज योर सिलेबस ऑफ पेपर 1. बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन है सिलेबस के अंदर ही, विच आई एम प्रीटी मच श्योर पिछले 3 दिन से आप समझ गए हो कि टू व्हाट एक्सटेंट द सिलेबस इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस चैप्टर्स एंड इन द एंटायर रेल्म ऑफ द सिलेबस एज वेल. अब ये था पूरा का पूरा पेपर 1 का सिलेबस. अब मैं फिर एक चीज रिपीट करना चाहूंगा. 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर याद रखना. इन चारों चैप्टर के नाम, ठीक, क्यों रखना है अभी देखते हैं. अब आता है चैप्टर 2 का सिलेबस. चैप्टर 2 का सिलेबस अगर आप देखोगे, पहले मैं आपको वो 4 चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझाता हूं. रिलीजन एंड सोसाइटी. पेपर 1 में भी रिलीजन एंड सोसाइटी है, पेपर 2 में भी रिलीजन एंड सोसाइटी है. पेपर 2 में क्या टॉपिक है? इंडिया की रिलीजियस कम्युनिटीज को डिस्कस करो. कौन सी मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज है, उनके सिस्टम्स क्या है, उनके एस्पेक्ट्स क्या है, उनके दायित्व क्या है, उनके कल्चर क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे. इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. 2 टॉपिक दिए हैं रिलीजियस में इधर. एक तो रिलीजियस कम्युनिटीज कौन सी है, और जो कम्युनिटीज तुम देख रहे हो उनकी प्रॉब्लम नहीं देखनी है तुम्हें. प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें रिलीजियस माइनॉरिटीज की देखनी है, जो इंडिया में बहुत वेल डिफाइंड है. 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज है इंडिया में. प्रॉब्लम इन 6 की देखनी है. कम्युनिटीज में तो हिंदू भी आ जाएंगे, माइनॉरिटीज में हिंदू नहीं आएंगे यहाँ पे, बिकॉज इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ हैज क्लियरली डिफाइंड हु आर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया. हमने रिलीजन के चैप्टर में कितनी थियरीज देखी थी, कितनी प्रैक्टिसेस देखी थी, मॉडर्न सोसाइटी में देखी थी, और वो सारे एस्पेक्ट अगर आपको याद रहते हैं तो you'll able to tackle this topic too. If you are able to actually remember those aspects of paper 1's religion, then this would be a cakewalk. Second, last chapter paper 1 में कौन सा था? Social change. इधर कौन सा पार्ट आ रहा है? एक चैप्टर सोशल चेंज इन इंडिया, जिसके नीचे कुछ पार्ट्स है. पहला पार्ट विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया. ये इतना पार्ट लेके चलना. आपके पास सिलेबस है, उसमें ध्यान रखना. विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया. उसके नीचे सिलेबस क्या है? इंडिया में डेवलपमेंट प्लानिंग और मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या अंडरस्टैंडिंग रही, आइडिया क्या रही. इट्स मेंशन्ड आइडिया. What is the meaning of development in India? What was the meaning? How this development was pursued by planning, and what type of planning, and how this planning largely led to the rise of systems called as mixed economy. अगर आपको लास्ट चैप्टर याद है, आपने देखा था एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज. पहले थियरीज, फिर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी, फिर एजेंट्स, फिर एजुकेशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, ऐसा ही कुछ देखा था. उसके नीचे आप देखोगे तो एक और एजेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंज. तो अगर पेपर 1 में क्वेश्चन आता है एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, तो क्या आप 3 एजेंट तो आपके सिलेबस से निकाल सकते हो? लॉ कैसे चेंज लाता है, एजुकेशन कैसे चेंज लाता है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज लाता है, और फिर रिपीट कर दिया यूपीएससी ने सिलेबस में पेपर 2 में एजुकेशन एंड सोशल चेंज. किया या नहीं किया, या मैं ही बोल रहा हूं सिर्फ? पेपर 1 में भी था ना ये टॉपिक. सोशल चेंज वाले में देखोगे एक टॉपिक ऐड किया गया और 2 टॉपिक सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन कर दिए गए. रिपीटेशन क्यों बोल रहा हूं? ये भी एजेंट है, ये भी एजेंट है, और उससे पहले भी एजेंट ही थे. दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ सिलेबस इज. अब सपोज आपने पेपर 1 में जो एजुकेशन पे ओपिनियंस देखे होंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल के, बॉटोमोर के, या फिर इधर देखोगे एनरात के, कामत के, बेतले के. आपको नहीं लगता कि एंड्रे बेतले भी पेपर 1 में लिखना है, और वो बॉटोमोर भी कहीं ना कहीं पेपर 2 में लिखना है? जब टॉपिक सेम है तो एटलीस्ट मैं इधर 3 थिंकर लिखूंगा तो 2 वेस्ट भी लिखूंगा साथ में, 5. और पेपर 1 में मैं अगर 3 वेस्ट लिख रहा हूं तो 2 इंडियन भी लिखूंगा. इज द पॉइंट क्लियर के क्या करेंगे? इधर ये वाला पार्ट भी उधर आना चाहिए, वो वाला पार्ट भी इधर आना चाहिए. इससे आगे बढ़े. पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, कुछ इसी टाइप का सा चैप्टर था क्या पेपर 1 में? था.
क्या उस चैप्टर के अंदर ये सिलेबस था क्या? ध्यान से देखना, नेशन, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, क्या पेपर 1 में भी है क्या सेम? पॉलिटिकल पार्टीज भी था? प्रेशर ग्रुप भी था। सोशल एंड पॉलिटिकल एलिट ऐड हो गया इधर, रीजनलिज्म ऐड हो गया इधर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ऐड हो गया इधर, और सेक्युलराइजेशन किस टॉपिक में था पेपर 1 में? फटाफट कोई हैंड रेज करो यार, जल्दी से। योगेश? अच्छा, किसी और का नाम है क्या वो योगेश? चलो ठीक है। लेट्स सी, पेपर 1 में सेक्युलराइजेशन कौन से टॉपिक पे था? रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी। पेपर 2 में कहां पे है ये? पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। राइट। अब सपोज आपका नाम क्या है? भव्या। पेपर 1 में मैंने सेक्युलराइजेशन पूछा तो आपके कौन से डायमेंशन लिखने हैं? रिलीजन वाले। और पेपर 2 में मैंने पूछ लिया सेक्युलराइजेशन तो इसमें भी आई थिंक रिलीजन एंड सोशल चेंजेस। नो, उसमें हम देखेंगे कि हाउ द रिलीजन एज एन आइडेंटिटी इज मैनिपुलेटेड एंड इट हैज बिकम मोर पावर सेंट्रिक। इसीलिए यूपीएससी पेपर 2 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा पता है? प्रॉब्लमेटाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन। इज द पॉइंट क्लियर? इधर पावर से रिलेटेड डायमेंशंस लिखेंगे कि कैसे सेक्युलराइजेशन टुडे, अगर मैं एक लाइन में बोलूं फिलहाल, इज हैज बिकम ए माइनॉरिटी डॉक्ट्रिन। कैसे लोग इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं रिलीजन को, पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्युलर का कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया में। भव्या, इज दिस पॉइंट क्लियर? मेक श्योर कि दोनों टॉपिक सेम है, चैप्टर अलग अलग है। ये छोटे छोटे पॉइंट को कनेक्ट करना है कि हाउ दिस आंसर वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट इन पेपर 2 व्हेन कंपेयर्ड टू द सेम टॉपिक इन पेपर 1। तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में 3 टॉपिक को छोड़ दूं, 1, 2 और 3, तीनों टॉपिक को छोड़ के पूरा का पूरा पेपर 1 है यहां पे आपका, लिविंग दिस सेक्युलराइजेशन, जो ऑब्वियसली एक डायमेंशन देखेंगे इधर। एक आगे बढ़े थोड़ा सा और, सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया। क्या पेपर 1 में भी ऐसा कोई टॉपिक था आपका क्या? किनशिप, राइट, जहां पे हमने फैमिली देखा, मैरिज देखा, हाउस होल्ड देखा, अदर एस्पेक्ट देखा। अब इधर देख लेते हैं क्या है, लीनिएज एंड डेसेंट इन इंडिया ऐड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? लीनिएज एंड डेसेंट आपने पेपर 1 में भी पढ़ा, इंडिया वाला लीनिएज और डेसेंट इधर पढ़ेंगे। आगे बढ़ो, पेपर 1 में टाइप्स ऑफ फैमिलीज थी, इधर टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम है, राइट? ओके, और आगे बढ़ते हैं। फैमिली एंड मैरिजेस पेपर 1 में सबसे पहला टॉपिक था हमारा, इधर थर्ड टॉपिक है फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। इंडिया में क्या टाइप की है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या मीनिंग है, वो देखना है। हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली, इसकी खास बात यह है, ये एम शाह का एक आर्टिकल था, उस पूरे आर्टिकल को इसने एक टॉपिक बना के पूछ लिया। पेपर 1 में भी था हाउस होल्ड, लेकिन क्या था, सिर्फ मेंशन था हाउस होल्ड बताओ। इधर क्या है, हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ ए फैमिली। लेट्स सी, भव्या, भव्या, कैन यू हियर माय? यस, योर वॉइस इज ऑडिबल। ओके, योर वॉइस इज ऑडिबल। लेट्स सी, आप कहां से बात कर रहे हो? एमपी, ठीक है। लेट्स सी, आपने कुछ रीसेंट टाइम के अंदर ऐसी फैमिलीज देखी है क्या जहां पे क्या होता है कि हैव यू सीन दिस मूवी कॉल्ड एज, मूवी का नाम तो नहीं याद आ रहा मुझे, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा मूवी देखी है? अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, सचिन तिचकुले, राइट? वो फैमिली क्या थी, जॉइंट फैमिली थी ना भव्या? लेकिन उस फैमिली के अंदर जाओगे तो हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था। वो है हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली। हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली क्या है कि फैमिली के अंदर ही आज हाउस होल्ड बन के रह गया है। दैट इमोशनल कनेक्ट विच वॉज द बेसिस ऑफ फैमिली, दैट हैज लार्जली नॉट प्रेजेंट, इज नॉट लार्जली प्रेजेंट। हम क्या देख रहे हैं, फैमिली के अंदर ही इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। डिनर टेबल्स के ऊपर मोबाइल पे लोग व्यस्त है, इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का। शायद फैमिली में चेहरा देखे हुए टाइम हो गया कि इसका रात को जॉब है, इसका सुबह जॉब है, पता ही नहीं चला बच्चे बड़े कैसे हो गए लाइफ के अंदर। दिस इज हाउस होल्ड डायमेंशन।
तो पेपर 1 में भी आपने हाउस होल्ड पढ़ा लेकिन छोड़ दिया एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ के। पेपर 2 में आप देखते हो कि फैमिली के अंदर क्या हाउस होल्ड है। पेपर 1 में डिबेट होती है फैमिली और हाउस होल्ड क्या होता है, दोनों क्या डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज अगर कुछ है तो। इधर देखते हैं फैमिली के अंदर कैसे हाउस होल्ड है, तो इज देयर एनी कनेक्शन प्रेजेंट है। ये नेक्स्ट टॉपिक लो, पेट्रियार्की, एंटाइटलमेंट एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। पेपर 1 का टॉपिक क्या था? भव्या यू कैन म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू सो मच। Okay, sir. थैंक यू। पेपर 1 में टॉपिक क्या था फैमिली एंड किनशिप में? पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इधर क्या डाल दिया इन्होंने? एंटाइटलमेंट, वर्ड एंटाइटलमेंट डाल दिया उधर। मतलब पेट्रियार्की जो है हमारे एंटाइटलमेंट्स किसे बोलते हैं? सोशली सैंक्शनड राइट्स। जो मेरे सोशली सैंक्शनड राइट्स है, मंदिर जाना, खाना बनाना, शादी करना, काम करना, एजुकेशन, जो मेरे सोशली सैंक्शनड राइट है, उसे कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है? एक, और कैसे पेट्रियार्की एंटाइटलमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, तो किस तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर होता है? दो। दूसरा, दिस इज अगेन entire repetition of chapter 1, just the change is what is in the color of lens। इधर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, चश्मे का रंग बदल गया सिर्फ। इधर देखनी वही चीजें हैं लेकिन पहले मैंने ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव से देखनी है, फिर मैंने वो जनरल पर्सपेक्टिव की थियरी इंडिया में लगा देनी है और इंडिया को देखना है। दिस इज द कनेक्शन। अब मेरा पॉइंट ये है, अगर नॉर्मल तरीके से मैं पढ़ाऊं तो मैं जब पेपर 1 में पावर एंड पॉलिटिक्स में आऊंगा एंड सपोज उसके बाद मैंने लेट्स अज्यूम किनशिप पढ़ाया, रिलीजन पढ़ाया, किनशिप पढ़ाया और सोशल चेंज पढ़ाया। बाय द टाइम आई रीच टू दिस टॉपिक सोशल चेंज, आपका पेपर 1 है ना ब्लीक हो गया होगा माइंड में। क्यों? बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, बहुत चीजें हो गई। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पेपर 1 में जब मैं पावर एंड पॉलिटिक्स याद करूंगा, साइड में लिख के रख लेना ये सारी चीजें। पेपर 1 के अंदर जब मैं पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी स्टार्ट करूंगा, फिर मैं रिलीजियन, फिर मैं फैमिली, फिर मैं सोशल चेंज में आऊंगा, तो ये चारों चैप्टर उसी के साथ कवर करूंगा जो जो मैंने इधर लिखे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? ताकि एक ही जगह होलिस्टिक नोट्स हो। हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड डायमेंशंस ऑफ फैमिली क्या है, ताकि जब पेपर 2 में पढ़ूं तो पेपर 1 मेरे साथ चल रहा है, पेपर 1 में पढ़ूं तो पेपर 2 मेरे साथ चल रहा है। वहीं के वहीं इंटीग्रेट करके लिखनी है तुम्हें नोट्स, और दोनों को फ्लॉलेसली यूज करना है दोनों पेपर में। ये वाला उधर जाएगा, वो वाला इधर। रूल क्या रहेगा? पेपर 1 में आ रहा है तो 30% पेपर 2 आएगा, 70% पेपर 1। पेपर 2 में आ रहा है तो 70% ये वाले डायमेंशंस आएंगे जो पढ़ेंगे, 30% पेपर 1 वाला। अब अगर आपने अलग अलग बना लिए, वो इंटीग्रेट नहीं करोगे, याद रख लेना, कोई डिवीजन नहीं करोगे अपने नोट्स में कि ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। हाँ, टॉपिक लिख के रख लेना, बट मेक श्योर कि साथ चलनी चाहिए दोनों चीजें, तब जाके क्या होता है, ये सारा इंटीग्रेशन बनता है। ऐसा नहीं है 2 महीने के बाद में इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। अच्छा 1.5 महीने पहले हमने पावर एंड पॉलिटिक्स, कैसे आएगा यार? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है वो। तो हम डेमोक्रेसी देखेंगे, थियरीज ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, फिर लगाएंगे मार्क और लिखेंगे इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, कैसे आई, किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, क्या क्या थिंकर्स या सोशलॉजिस्ट का ओपिनियन है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी डन। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो जो टॉपिक चलेगा चलेंगे सीक्वेंस में, लेकिन ये चारों टॉपिक मेरा उसी के साथ कवर होगा। अब आते हैं चैप्टर 1 में स्टार्ट, सॉरी पेपर 2 में स्टार्ट कैसे। स्टार्ट मैं ये चैप्टर पहले करूंगा, उनके साथ साथ जो थियरी है पेपर 1 से आएगी, जो एप्लीकेशन है पेपर 2 से आएगा। दिस वुड बी द कॉम्बिनेशन। अब जब पेपर 2 में जब एंट्री करेंगे ऑफिशियली, दैट वुड बी द फर्स्ट पार्ट विच वी सी द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द ऑन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव्स क्या रहे, मतलब क्या है इस चीज का। द पॉइंट इज सोशलॉजी वेस्ट में डेवलप तो हो गई, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ डिसिप्लिन और भी जगह इसको फिर स्टडी के अंदर लाया जाएगा। आज सोशलॉजी में ग्रेजुएशन होता है, MSW आया, MA आया, PhD, अलग अलग लेवल्स पे आई चीजें। इंडिया में सोशलॉजिस्ट जब आया तो इंडिया के अंदर वो डिबेट नहीं रही फंक्शनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट,
कुछ XYZ इंटरेक्शनिस्ट, क्यों नहीं रही? इंडिया में सोशियोलॉजी तब आने लगता है जब सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म का चैप्टर खत्म हो गया था वेस्ट में। मतलब धीरे धीरे रिजेक्शन, अल्टरनेटिव अप्रोचेस डेवलप होने लगे थे उधर। तो यहां पे ना वैसे नहीं चली सोशियोलॉजी जैसे वेस्ट में चली, फंक्शनलिज्म के बाद, कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इंटरेक्शन वेबर के बाद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी इज कॉल्ड एज गोविंद सदाशिव गुरे, GS गुरे। सबसे पहली दफे इन्होंने अपने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में 50+ किताबें लिख दी थी। एंड सबसे बढ़िया चीज इनकी ये है कि इन्होंने जो किताबें लिखी वो ओरिजिनल टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के लिखी। मतलब संस्कृत को बकायदा पढ़ा और इंडियन कल्चर के बारे में डिस्कस किया इन्होंने, थियरीज दी इन्होंने। और इनकी थियरीज ऐसी है कि आज का आपका जो रूर्बन मिशन है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने 40-50 साल पहले लिख दिया था रूर्बनाइजेशन की थियरी में। ये उस टाइम के अंदर सेक्सुअल हैबिट्स अमंग मिडिल क्लास इन बॉम्बे स्टडी कर रहे थे, जो आज भी सेक्सुअल एजुकेशन टैबू है या सेक्स के बारे में बात करनी टैबू मानी जाती है। उस वक्त इन्होंने इतनी स्टडीज की। अर्बनाइजेशन, ट्राइब, कास्ट, फैमिली, रीजनलिज्म, मूवमेंट्स, सेक्सुअल हैबिट्स अमंग द मिडिल क्लासेस, इंडियन साधुस, बहुत ब्रॉड। मतलब 50 किताबें आदमी लिख ले, 50 थी या 35 थी, नंबर मुझे एग्जैक्टली नहीं है, इन अ शॉर्ट स्पैन। गुरे पहले पढ़ेंगे कि कैसे सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश होती है, लेकिन गुरे पढ़ते कैसे ये समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखो अभी 2-3-4 साल में जब शादी करने जाओगे, लड़का या लड़की जो भी है, क्या होता है, 2 तरीके होते हैं अरेंज मैरिज में। आप शादी करने जाते हो, लड़की या लड़का देखने जाते हो, उससे पहले क्या देखा जाता है, उसका बायोडेटा, कौन है, कैसा है, क्या है, फलाना है, XYZ। क्या सिर्फ वो बायोडेटा देख के हाँ बोल देते हो क्या? या देखने जाओगे लड़का या लड़की, बायोडेटा में फोटो भी है, सब कुछ है, मान लो, गाइज जाओगे या नहीं जाओगे? देखोगे ना। देखो आदित्य तो बहुत क्लियर है, सर देखूंगा मैं, कौन बोल, ऐसे तो करने वाला ही नहीं हूं मैं। जाएंगे देखने। ये नहीं गए, इनके साथ दिक्कत थी। अरे शादी की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने इंडिया को जाके नहीं देखा कभी, इन्होंने इंडिया को पढ़ के देखा। बायोडेटा उठाया, मनुस्मृति उठाई, ऋग्वेद उठाया, कोई कंटेंट या उठाया, उनके बेसिस पे पढ़ा और बोल दिया ऐसा है इंडिया, ऐसा है गांव, ऐसा है सिटी, ऐसी है जात, ऐसा है धर्म। ये टेक्स्ट पे स्टडी करते हैं इंडिया को। टेक्स्ट पढ़ा, थियरी बनाई, टेक्स्ट पढ़ा, थियरी बनाई। क्योंकि टेक्स्ट में पढ़ के बनाओगे तो भाई साहब प्रॉब्लम तो आएगी। यहां पे जब प्रॉब्लम आने लगी तो एक नया अप्रोच डेवलप हुआ, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ब्रैकेट में लिखा है MN श्रीनिवास। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा बताऊंगा, पहले ये समझ लो। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डेवलप हुआ और ये लोग क्या कर रहे थे, बोले कि देखो भाई साहब किताबें पढ़ के तो मैं नहीं शादी करूंगा भाई, मुझे तो जाके मिलना है लड़की से, मुझे तो जाके मिलना है लड़के से। और मिलना ही नहीं है, उनके साथ रहना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है, तब जाके हम समझेंगे शादी करेंगे या ना करेंगे। राइट, यही तो कर रहे हो ना। देखो काजल भी बोल रही है सर मैं तो पहले जाऊंगी, मैं तो देख के ही लड़के से बात करके बात करूंगी और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी लेके जाऊंगी, काजल बोल रही है। अरे ऐसी मजाक कर रहा हूं, ये बात मानते हो तो बताओ, नहीं तो नहीं करूंगी मैं शादी। ठीक है, ये लोग बोलते हैं हम तो साथ में भी रहेंगे, देखेंगे, समझेंगे, कंपैटिबिलिटी का भी कोई नाम की चिड़िया होती है भाई, तब देखेंगे। ये वही कर रहे थे इधर। ये सोसाइटी में जाते हैं, चीजों को ग्राउंड पे स्टडी करते हैं। अरे लिव इन रिलेशनशिप नहीं बोल रहा हूं यार, तुम तो एक अलग लेवल पे स्ट्रेच कर लेते हो। ठीक है, ये ग्राउंड पे जाते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के साथ बढ़िया से उधर पार्टिसिपेट करके स्टडी, विलेज स्टडी करते हैं और अपना थियरी देते हैं। क्या क्या रहे हैं, मतलब वो लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी वाली बात है, साथ में घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे, फिर ब्याह या शादी करेंगे, फिर थियरी लिखेंगे। दोनों के कनेक्शन समझ में आए, इन दोनों ने पढ़ लिया, बढ़िया बढ़िया थियरी दे दी, मजेदार एकदम।
गांव में जा जाके पढ़ाई हो रही है भाई, 2.5-3 साल रह रहे हैं गांव में और थियरी लिख रहे हैं। एंड्रे बेतले, मैक्किम मैरियट, मिल्टन सिंगर, एम.एन. श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, एंड नहीं है भाई, सब करे, लुई डुमो तक ने कर ली। तो दोनों ने थियरी दे दी। अब प्रॉब्लम दोनों की ये रह गई कि इन्होंने भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक गांव को जाके पढ़ लिया हमने, जैसे आप एक लड़की से मिलने गए, अब मैं लड़की लड़की बार बार इसलिए बोल रहा हूं भाई, मैं लड़का हूं तो वो वैसा ऑपोजिट निकल रहा है, ठीक है। कल मैं लड़का बोलने लगूंगा तो आप ओपिनियन बनाने लगोगे मेरे ऊपर। लड़की से मिलने गए, और लड़की से मिलने गए तो आपने देखा, नहीं यार ये तो बड़ी बदतमीज है यार, ये तो तमीज से भी बात नहीं कर रही है, पैसा कमा रही है, तो क्या हो गया यार, हमारी भी कोई इज्जत है सोसाइटी में यार, तमीज तो होनी चाहिए ना। एक से मिले आप और बोल दिया, जैसे कुछ खराब एक्सपीरियंस हो गए, सारी लड़कियां ऐसी है, पॉसिबल है क्या यार वो? अब ये लोग वही कर रहे थे, एक गांव को पढ़ा और जनरलाइज थियरी दे दी, जब दूसरे गांव को देखा गया तो कुछ मिला ही नहीं ऐसा। और 1960 में ऐसा आने लगा कि सोशियोलॉजी धीरे धीरे खत्म होने लगी, चीजें समझ नहीं आ रही थी। अब इन सोशियोलॉजिस्ट को जवाहरलाल नेहरू ने हायर किया, पॉलिसी बनाओ पॉलिसी बनाओ पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बना रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, क्यों? ये यूनिवर्सल थियरीज पे बेस्ड थी इनकी थियरीज। तो फिर 1960 के आसपास में कॉन्फ्रेंस होती है मार्क्सिस्ट, जहां पे ए.आर. देसाई भाषण देते हैं, पावरफुल, भाइयों और बहनों, सॉलिड सा भाषण, और वो बोलते हैं कि अब सिर्फ एक उपाय बच गया आपके पास, मार्क्सिस्ट अप्रोच ले आओ, तब जाके भला होगा तुम्हारा, नहीं तो खत्म हो जाएगी सोशियोलॉजी। दिस इज हाउ मार्क्सिस्ट अप्रोच अराइव्स। अब ये लास्ट क्यों आया उसके भी कारण है, और ये सेकंड क्यों आया उसका भी कारण है, लेकिन उन कारणों को तो हम जानेंगे जब हम चीजें करेंगे। फिलहाल ये ब्रैकेट क्यों आई ये देखना है। ये ब्रैकेट इसलिए आई कि इंडोलॉजी एक अप्रोच है। इंडोलॉजी में ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट भी थे, जैसे लुई डुमो, कॉलोनियल इंडोलॉजी, नेशनलिस्ट इंडोलॉजी भी थे, जैसे इरावती कार्वे, जी.एस. गुरे एंड अदर्स। आपको यूपीएससी बोल रहा है साहब सिर्फ इनको पढ़ लो, बहुत है, आपको पेपर 1 में ऑलरेडी हमने बहुत बर्डन दे दिया, ज्यादा बर्डन नहीं देंगे इधर, इतना पढ़ लो बहुत है। तो तुम्हें इंडोलॉजी पढ़नी है, लेकिन वो इंडोलॉजी सिर्फ जी.एस. गुरे वाली पढ़नी है। तुम्हें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ना है, एफ.जी. बेली वाला नहीं, एम.एन. श्रीनिवास वाला पढ़ना है। तुम्हें मार्क्सिस्ट भी पढ़ना है, डी.पी. मुखर्जी वाला नहीं, ए.आर. देसाई वाला पढ़ना है। सो मेक श्योर अगर इन तीनों का क्वेश्चन आए तो इन तीनों के वर्क्स हाईलाइट करेंगे। अगर इन तीनों के टॉपिक पे डायरेक्टली मेंशन्ड आए तो पहले इनका जनरल अंडरस्टैंडिंग देंगे क्या होती है, प्लस इन तीनों में जिसका भी क्वेश्चन है उसका थियरी लिखेंगे। एवरीबॉडी क्लियर फिट हुआ ये क्या करना है और क्या अप्रोच से ये बनाया गया सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। एक बार जब तुमने सोसाइटी जान ली है, यार सोसाइटी कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आज जो हुआ वो कल कुछ और ही होगा, आज से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब इंडिया को समझने के लिए भैया थोड़ा तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा वो ब्रिटिश सरकार को, जिसने शायद इंडिया पे बहुत लंबे तरफ एक तरफा राज किया। और जब वो राज कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चेंजेस लाई उन्होंने, जो आज भी इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी सोसाइटी को। तो सेकंड पार्ट में तुम्हें यूपीएससी बोलता है कॉलोनियल रूल एक बार जान लो तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि कल आईएएस बनोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पॉलिसी कैसे बनाई जानी चाहिए, क्या इंपैक्ट होती है, और वहीं पे कुछ खराब चीजें जान ली जाएगी तो पता रहेगा तुम उससे वैसा कुछ काम करोगे नहीं। तो इंडिया में कॉलोनियल रूल की इंपैक्ट क्या रही, इंडिया में इन द सेंस इंडियन सोसाइटी बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। इधर अब यूपीएससी ने बहुत इंपॉर्टेंट वाला एस्पेक्ट डाल दिया, जहां पे शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है और 100% प्रेडिक्शन हर साल हमारा सही हुआ। इसमें 2 टॉपिक डाले पहले, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये किताब है ए.आर. देसाई की। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये किताब है योगेंद्र सिंह की।
The most difficult book I have ever read in sociology is Modernization of Indian Tradition. Why I am saying difficult? Not because of the content, but because of the type, the way it has been printed. और ये सबसे बड़ी सीख है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि कंटेंट कितना भी अच्छा हो, प्रेजेंट ठीक से नहीं किया जाए ना, बहुत इरिटेशन होने लगती है। इतना बढ़िया थियरी है, इसकी जो किताब उठा के कभी देखोगे मार्केट में, इतने इतने फॉन्ट्स है, इतना जोर लगा के पढ़ना पड़ता है ना, इरिटेट हो जाते हो आप अननेसेसरी, मतलब अननेसेसरी का कंसंट्रेशन जा रहा है उधर। पढ़ने में जा रहा होता तो ठीक था, इधर तो देखने में कंसंट्रेशन लग रही है मुझे। बिलीव मी, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, छोटे छोटे फॉन्ट्स, और बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में उस किताब को। अब ये दो किताब आपको दो टॉपिक में पूछ ली इसने, और योगेंद्र सिंह की किताब को फॉन्ट नॉर्मल साइज कर दिया जाए तो इस किताब का साइज होगा तकरीबन 750 पेज। अब ये मूर्खता होगी अगर 750 पेज की किताब मैं सिर्फ 10 मार्क के 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए पढ़ूं, पूरा सिलेबस ही पढ़ लूंगा इतने में तो मैं। और ये किताब सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी समवेयर अराउंड 400-500-300 पेजेस होगी। लेकिन हर साल यूपीएससी ने इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन पूछा है, 100%। छोटी छोटी थियरी, बढ़िया सी थियरी, ये दोनों एस्पेक्ट देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया में चेंज हुआ, किस तरीके से बैकग्राउंड रहा। थर्ड में आता है, ये दोनों किताब है, मेक श्योर तो दो स्कॉलर्स की चीजें थियरी पढ़नी है। कहने का मतलब थियरी 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 थियरी, यहां तक थियरीज ही चल रही है सिर्फ। क्यों? किसी ना किसी, जीएस गुरे, एमएन श्रीनिवास, ए आर देसाई, योगेंद्र सिंह, ऐसा चल रहा है यहां पे। थर्ड में आता है प्रोटेस्ट, ध्यान से सुनना, इसके बाद सीधा दूसरे चैप्टर में कनेक्ट करूंगा। ये है प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, किस टाइम पे, सिलेबस देखना जरा, कॉलोनियल टाइम्स। कॉलोनियल क्यों रेस्ट्रिक्ट किया, चैप्टर का नाम देखना जरा, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। यहां पे तुम्हें पूछा वो प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स जो कॉलोनियल टाइम में हुए। जब ये पूरा टॉपिक फिनिश कर दूंगा मैं, इसके बाद ये टॉपिक नहीं करूं, मतलब ये दोनों साथ में चलेंगे, ये भी ध्यान रखना। सोशल रिफॉर्म्स, पहले रिफॉर्म्स होते हैं, रिफॉर्म से एक नई सोच आती है, उसके बाद प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स होते हैं, वो कास्ट बेस्ड, पेजेंट बेस्ड, ट्राइब बेस्ड, अलग अलग मूवमेंट्स। इसके साथ साथ जैसे ये दो टॉपिक मैंने कवर किए, ये चैप्टर पे नहीं आऊंगा मैं, डायरेक्टली जाऊंगा, पेज टर्न करो और गेस करो कौन से चैप्टर पे। जल्दी जल्दी यार, तुम लोग में एनर्जी नहीं है आज, सही में, मतलब तुम्हारे लिए पूरा सैटरडे आज एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं मैं। यस, परफेक्ट गेस। जैसे ही वो टॉपिक खत्म किया, अरे मैं सीधा इस चैप्टर में आ जाऊंगा। क्यों? अब जब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कुछ फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स दिए हुए हैं। पेजेंट और फार्मर मूवमेंट बताना है, कब, मॉडर्न इंडिया में, मतलब 47 के बाद में जो हुए, वैसे वुमेन्स के, बैकवर्ड क्लास के, आइडेंटिटी के, एनवायरनमेंट के, एथनिसिटी के, ये हमको पढ़ने हैं सर। बट सर प्रॉब्लम ये ना, उधर से इधर क्यों आ जा रहे हैं? जब भी इन पे क्वेश्चन आएगा, इंट्रोडक्शन में तुम कॉलोनियल से स्टार्ट करोगे। समझ में आया कि उसका रूट कॉज पहले कॉलोनियल में बताएंगे, और कॉलोनियल का कब याद रहेगा, जब दोनों को कंबाइन करके तुमने पढ़ लिया है। कॉलोनियल में प्रेजेंट मूवमेंट कुछ ऐसे थे, ये कॉजेस थे, ये फॉर्म्स थे, ये फैक्टर्स थे, ये टाइप्स थे, ये मेथड्स थे। फिर 47 में ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। परफेक्ट इंट्रोडक्शन फिक्स हो गया तुम्हारा कि उधर पूछा जाएगा तो सिर्फ इधर। सपोज सर इधर पूछ लिया गया तो इधर से कंक्लूड करोगे तुम। इज द पॉइंट फिट? इधर पूछा तो उधर से कंक्लूड करूंगा, उस चैप्टर में पूछा तो इधर से इंट्रोड्यूस करूंगा। दिस हैज टू बी द वे आउट हियर। तो मेक श्योर ये टॉपिक सीधा सीधा हमको लेके चले जाएगा हमारे सोशल मूवमेंट्स में। एवरीबॉडी क्लियर? और जो जो सिलेबस मार्क होगा हाईलाइट होते रहेगा आपके सिलेबस कॉपी में, ठीक है, ताकि कोई भी सब टॉपिक नहीं छूटना चाहिए हमारा सिलेबस के अंदर। फिर सोशल मूवमेंट हो गया, फिर मैं आ जाऊंगा मेरे रिदम में चैप्टर 3 में। ऐसा नहीं है उधर से स्टार्ट करते हुए रहेंगे, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इधर कनेक्टेड था टॉपिक। फिर इधर आ जाएंगे चैप्टर 3 में,
क्योंकि अब हमारे ये 2 चैप्टर हो गए, चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 में क्या बोल रहा है ये, एक मेजर डिवीजन दिया, सोशल स्ट्रक्चर देखना है तुम्हें। ये इंडिया का सोसाइटी का इंट्रोडक्शन दिया, पहले क्या थी अब क्या है, थियरीज क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी पहले क्या थी, अब बोल रहा है सोशल स्ट्रक्चर क्या है इंडिया में, देख तो लो। अब जब इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को मैं कट करूं और देखने जाऊं तो मुझे सबसे पहले मिलेगा कास्ट और विलेज। तो यहां पे आ गया रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के, यहां पे जाके तुम पहले अपने गांव को पढ़ लो। क्यों, ये सिलेबस वाला आदमी गांधी जी से प्रभावित था। कैसे, मुझे ऐसा लगता है गांधी जी जब इंडिया आए तो क्या कर रहे थे, पहले टूर करेंगे इंडिया का, एक इंडिया को देखेंगे, तब जाके समझ में आएगा, तब बताऊंगा क्या करना है आगे। तो जैसे ही तुमने इंडिया को थोड़ा सा समझा इधर, तो ये आपको बोलता है जाके उनका स्ट्रक्चर भी समझो। ये तो थियरी समझी है, ये हिस्ट्री समझी है, अब जाके समझो कि गांव क्या होता है, गांव के फीचर्स क्या होते हैं, गांव की अंडरस्टैंडिंग क्या रही, या गांव के एस्पेक्ट क्या रहे। इधर तुम्हें क्या पढ़ना है, आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज। इंडियन विलेज की आइडिया क्या रही, विलेज स्टडीज से आइडिया क्या रही। अब 2 पार्ट है इस टॉपिक के, एक आइडिया ऑफ इंडियन विलेजेस एज पर द विलेज स्टडीज कंडक्टेड बाय दी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। इन लोगों ने क्या बताया विलेज क्या है, लेकिन सिर्फ यही नहीं थे ना एक्सपर्ट, इससे पहले कॉलोनियल स्कॉलर भी थे इंडोलॉजी में, वो क्या बताते इंडियन विलेज क्या है, मुनरो, मेटकाफ, अदर्स। इंडियन विलेज की वो अंडरस्टैंडिंग देखेंगे और ये अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, और साथ में मैं इंक्लूड करूंगा कॉन्टेम्पररी में विलेज के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग है, आज क्या है विलेज, क्या वही है जो ये बोल रहे थे, या 60-70 साल में कुछ और बदल गया है विलेज के अंदर। तो विल कंक्लूड इट विद द करंट एस्पेक्ट टुडे, दीपांकर गुप्ता एंड अदर्स। एग्रेरियन एंड सोशल स्ट्रक्चर कि तुम्हें विलेज जानने के बाद में यह जानना पड़ेगा कि जो विलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स तुम देख रहे हो वो क्यों है वैसा विलेज। इसके लिए तुम्हें उधर का सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जानने पड़ेंगे। इधर क्या देखना है मुझे साहब, उधर देखो कि कैसे लैंड टेन्योर सिस्टम चल रहे हैं, पहले क्या थे आज क्या है, इवोल्यूशन। तो ब्रिटिश से स्टार्ट करेंगे और नीति आयोग के लैंड पूलिंग लॉ पे खत्म करूंगा सोशियोलॉजिकली कि क्या चला सिस्टम लैंड टेन्योर पॉलिसी का। उससे आगे जाओगे तो लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि 47 के बाद में हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है जहां पे बहुत सारे सोशलॉजिस्ट की स्टडीज है, और ध्यान रखना हर जगह सोशलॉजिस्ट आते रहेंगे, इधर उनकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। ये हमने पहले से क्यों देखा, क्योंकि इधर वर्ड इवोल्यूशन दिया है इसने। इवोल्यूशन कहां से करेंगे हम, इवोल्यूशन करेंगे हम एंशियंट टाइम से, कुमार स्वामी, आर एस शर्मा एंड अदर जो बोलते हैं हिस्टोरियंस। फिर मैं आऊंगा मेडाइवल टाइम्स में, मुगल बंदी एक सिस्टम चलाया गया था, ठीक है, पट्टा राइट शेरशाह सूरी के टाइम से आया, वो वाला पार्ट देखेंगे। लेकिन असली लैंड टेन्योर सिस्टम्स आया ब्रिटिश टाइम से। इधर हम देखेंगे रायतवारी, महलवारी, जमींदारी, ये सिस्टम्स। उसके बाद जाएंगे 47 में, ध्यान रखना कैसे कनेक्ट हो रही है। 47 में लैंड टेन्योर सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स, वो देखेंगे। और उसके बाद आएंगे 1991 में, क्यों, यहां पे एलपीजी आया तो एक बहुत एमएनसीज कंपनी आने लगी, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज बनने लगे। और फिर आएंगे हम 2020 में नीति आयोग का लैंड पूलिंग लॉ, ये रहेगा एक स्ट्रक्चर। तो दोनों को इंटीग्रेट करूंगा, इवोल्यूशन और रिफॉर्म्स को। क्यों, इवोल्यूशन के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त लैंड रिफॉर्म से ये लैंड टेन्योर चेंज किए गए थे। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस। जैसे ही हमने ये 3 चैप्टर खत्म कर लिए, फिर आएंगे, टॉपिक का नाम क्या था, सोशल स्ट्रक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर देखने हमें इंडियन, पहले हमने इंडिया की इंट्रोडक्शन देख ली, इंडिया के स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। एक स्ट्रक्चर था विलेज, वो भी हमने समझ लिया। दूसरा, बिना कास्ट के कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है इंडिया का। तो अब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम, द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ दिस पेपर 2। क्यों, ओपन एंडेड है, अगेन स्कोरिंग वही होता है जो ओपन एंडेड है। अब कास्ट के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या कि कास्ट बहुत डायनामिक है, अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स और थियरीज रहे। कौसाम्बी ने एक स्टेटमेंट बोला
Any statement made on caste would always have its contradiction present. अब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम के पर्सपेक्टिव्स क्या रहे, किस तरीके नजरिए से लोगों ने देखा। अब क्योंकि बहुत पर्सपेक्टिव है तो यूपीएससी ने आपको स्पेसिफाई कर दिया किस किस के देखने हैं तुम्हें। गूरे का देख लो, श्रीनिवास का देख लो, बेतले का देख लो, डुमो का देख लो। ये 4 पर्सपेक्टिव्स देखने हैं हमें, चारों की डिटेल्ड थियरी है कास्ट में। तो ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा चैप्टर 2 में, सॉरी पेपर 2 में। थोड़ी थियरी जो पेपर 1 में थियरीज आती है ना, उस टाइप की सी कुछ थियरीज आएगी। अब यहाँ पे आपने जैसे ही पर्सपेक्टिव देखे आप फीचर समझोगे। तो लेट्स सी, अगर मैं आपको ये पूछूं आपको इन चारों की थियरी पता है और क्वेश्चन आ जाता है फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, 1 फीचर 2 और 4, ये 4 फीचर तो इन्हीं की थियरी से मिल जाएंगे। बाई चांस सब भूल जाओ, इधर से ही 4 फीचर समझ में आएंगे, बट हम देखेंगे थोड़े से ब्रॉड कैटेगराइजेशन में क्या क्या फीचर्स रहे कास्ट सिस्टम के। और इसके बाद ये टॉपिक नहीं करूंगा, इसके बाद पहले मैं चेंज इन कास्ट सिस्टम करूंगा ताकि आपको चेंजेस इन फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम भी याद रहे। जैसे ही कंप्लीट किया मैं आऊंगा अनटचेबिलिटी पे। अनटचेबिलिटी पे क्या सोशियोलॉजी रही आज तक, ना कि सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट की, बट ऑल्सो विल डू इन डेप्थ द महात्मा गांधी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधीज पर्सपेक्टिव एंड बी.आर. अम्बेडकर्स पर्सपेक्टिव। यहां पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा, इधर मैं दलित पंथर्स भी करूंगा, इधर मैं कांशी राम भी करूंगा, इधर मैं पेरियार भी करूंगा। ऑलमोस्ट जितने पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकेंगे मॉडर्न से लेके सोशियोलॉजिस्ट से लेके फ्रीडम फाइटर्स तक विल लुक इनटू क्या है, ये पर्सपेक्टिव हो जाएंगे। अब देखेंगे फॉर्म्स क्या क्या है, किस नजरिए में किस तरीके से अनटचेबिलिटी मिलती है। पोल्यूशन एंड प्योरिटी जो हम इधर डिस्कस करेंगे लुए डुमो में, उसके फॉर्म्स कैसे चेंज हुए और आज कितने मल्टीपल फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी मिलती है। तो कास्ट सिस्टम चैप्टर छोटा है एज पर द नंबर ऑफ पार्ट्स, बट इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा चैप्टर हो जाता है बिकॉज ऑफ डोमिनेशन ऑफ एक्सक्लूसिव थियरीज एंड स्ट्रॉन्ग करंट इंप्लीमेंटेशंस। वंस यू आर डन विथ कास्ट, विदाउट ट्राइब तो सोशल स्ट्रक्चर होगा ही नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ट्राइब इंडियन सोसाइटी का। और इधर टॉपिक बड़े सिंपल है। पहले इन्होंने पूछा डेफिनेशन क्या होनी चाहिए ट्राइब्स की, इधर एंद्रे बेतले और लोगों का डिबेट है वो देखेंगे। वंस यू स्टार्ट डिफाइनिंग द ट्राइब्स, कॉलोनियल पॉलिसी क्या रही ट्राइबल डेवलपमेंट, क्या क्या पॉलिसी कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिश ने अपनाई इसको डेवलप करने के लिए। ज्योग्राफिकल स्प्रेड, सॉरी आई मिस दिस, ज्योग्राफिकल स्प्रेड, इंडिया में कौन कौन से ट्राइब किधर किधर फैले हुए हैं, फैक्चुअल टॉपिक, एब्सोल्युटली फैक्चुअल। आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया इस पे। अब क्यों नहीं आया, शायद फैक्चुअल है इसलिए, लेकिन पॉसिबिलिटी आने की ज्यादा हो जाती है बिकॉज कहीं ना कहीं आया नहीं है। तो ये वाला पार्ट इग्नो से बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। जो इग्नो बोलेगा मैं वही देखूंगा इसके अंदर, ताकि सोशियोलॉजी वाला डायमेंशन रहे उसके अंदर, ना कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाला। इश्यूज इन इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, इस ट्राइब को इंटीग्रेट करने के लिए क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियां हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सारे एस्पेक्ट्स। अब सिस्टम भी देखा कास्ट का, एक सोशल स्ट्रक्चर, विलेज भी देखा, ट्राइब भी देखा। अब आता है आपका सोशल क्लासेस, क्योंकि भैया मॉडर्न इंडिया बन चुका था, सिर्फ कास्ट तो है नहीं, क्लास भी है। और इस क्लास को समझने के लिए 3 स्पेसिफिक क्लासेस उसने पूछी है। एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर बता दो हमें, मिडिल क्लास स्ट्रक्चर बता दो हमें, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर बता दो हमें। अब तीनों में लाइन से स्कॉलर्स आएंगे, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स देंगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट सिंप्लीफाइड चैप्टर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, बहुत सीधा सीधा चैप्टर है, बहुत सीधे सीधे थॉट प्रोसेस है इधर। वंस यू आर डन विद दिस, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी पेपर 1 के साथ किया रहा होगा, तब तक ये चैप्टर फिर पेपर 1 के साथ किया हुआ होगा, ये वाला पार्ट पेपर 1 के साथ किया होगा, सोशल चेंज इन इंडिया जो चेंज वाले के साथ करेंगे। अब बचा हमारा रूरल वाला पार्ट। इधर रूरल इंडिया से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इधर, वो वाले पार्ट। जैसे इसने बोला रूरल प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स,
साथ में क्या दे दिया इसने, कम्युनिटी कोऑपरेटिव्स, पॉवर्टी एलिवेशन। और आज तक की हिस्ट्री में यूपीएससी ने इन्हीं तीनों पे क्वेश्चंस पूछे हैं। अब नॉर्मल बच्चा क्या करता है, वो पूरे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ने लगता है, एंड दिस इज वेयर यूपीएससी प्लेड ए ट्रिक विथ यू। ये प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी थियरी देखो तुम, ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच, सेक्टोरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, वो सारा पार्ट जो एमए इग्नो से कवर होता है या फिर और मास्टर्स के लेवल पे कवर होता है। उसके बाद इन प्रोग्राम्स की स्टडी कर लो जो सोशियोलॉजी ने बताया है, सोशियोलॉजिस्ट ने की है, डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, झा एंड मुखर्जी, ए.आर. देसाई, डैनियल थॉर्नर, अदर्स। इनकी स्टडीज देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या, बाविस्कर, फर्नांडिस, अदर्स, शांति, ये सारे स्कॉलर्स देखेंगे इधर, पॉवर्टी एलिवेशन से लेके इधर तक। अब पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड टॉपिक तुमने कहां पढ़ा था और कौन से चैप्टर में? गाइस नहीं, थिंकर्स में नहीं पढ़ा था। चलो क्लू दे देता हूं, चैप्टर 5 पेपर 1 स्ट्रैटिफिकेशन में कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में पॉवर्टी था, कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ था। अब इधर मैं सारे स्टूडेंट को चॉइस दूंगा कि ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तुम्हें पॉवर्टी वाली जगह करनी है या फिर जहां है ये वहां। क्यों? मैं माइक्रो इंटीग्रेशन नहीं करूंगा चीजों की। एक रीजन है, मैंने आपको पॉवर्टी एलिवेशन लिखवा दिया स्ट्रैटिफिकेशन में, और आप पेपर 2 में आते आते जब रिवीजन आया वो रिवीजन ही नहीं किया आपने, उसकी जेरोक्स कॉपी लगा के पेपर 2 में नहीं लगाई, तो यहां पे स्टूडेंट को कई बार मिस कर जाता फिर वो पार्ट। तो मेरे पास 2 अप्रोच है, या तो तुम पॉवर्टी की थियरी इधर याद रखोगे जब मैं एलिवेशन पे आऊंगा, क्यों, बिना थियरीज के ये स्टडी नहीं कर पाओगे, या फिर पॉवर्टी जैसी मैंने स्ट्रैटिफिकेशन में किया, मैं सीधा पॉवर्टी एलिवेशन ले आया वहां पे, उधर ही कराया आपको। अब that would depend upon the circumstances when we largely reach there. So either we do this with stratification or either we do it here, but in that context मैं आपको just touch कर दूंगा, ये stratification में पढ़ा था तुमने, मैं वापस वो थियरीज इधर नहीं लेके आऊंगा। अब ये चॉइस रहेगी कि किस तरीके से किया जाएगा, बट ये अभी नहीं डिसाइड करेंगे, जब पहुंचेंगे तब डिसाइड करेंगे। फिर आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम दिया इसने, एक ग्रीन रेवोल्यूशन देखो और उसके सोशल चेंज बताओ। नो इश्यूज, बहुत सारी स्टडीज है इधर, थियरीज है इधर, स्टडीज है थियरीज नहीं। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इंडियन एग्रीकल्चर में कैसे चेंज हुए, फ्यूडल है, कैपिटलिस्टिक है, सेमी फ्यूडल है या कॉम्बिनेशन है, इधर भी सोशोलॉजिस्ट के नाम आएंगे, बताएंगे कि ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है। लेकिन इनसे पहले मैं आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड दूंगा कि फ्यूडल एग्रीकल्चर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किसे बोलते हैं, कैपिटलिस्ट किसे बोलते हैं, दोनों में चेंज क्या होती है, दोनों के रिक्वायरमेंट क्या होता है। फिर हम जाएंगे सोशोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग्स पे। द लास्ट वन, प्रॉब्लम्स पूछिए, किस किस की, रूरल लेबर की प्रॉब्लम, बॉन्डेज की प्रॉब्लम, माइग्रेशन की प्रॉब्लम। इधर करना क्या है, तुम्हें याद रखना है, प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि अब इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस है। क्यों? प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर कॉमा डाल दिया उसने, प्रॉब्लम ऑफ के बाद में सेमीकोलंस नहीं डाले, तो या तो इसकी एक इंटरप्रिटेशन होती है रूरल लेबर की प्रॉब्लम देखनी है और बॉन्डेज और माइग्रेशन ओवरऑल देखना है। हम क्या करेंगे, चाहे छूटे नहीं, हर चीजें ओवरऑल देख लेंगे जिसमें प्रॉब्लम पार्ट बन जाएगी। तो वो चाहे ओवरऑल पूछ ले, पैटर्न्स पूछ ले, मीनिंग्स पूछ ले या प्रॉब्लम्स पूछ ले, वी हैव द एंटायर कंटेंट हियर। इज दिस क्लियर गाइस? ओवरलैप होगा या नहीं पॉवर्टी का बाद में देखेंगे यार, अभी इट्स नॉट अ कंसर्न। मैंने आपको सिलेबस अंडरस्टैंडिंग करानी है अभी कि किधर किधर कनेक्शंस है टॉपिक के। कर लेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, डोंट वरी। एक बार रूरल इंडिया पढ़ लिया आपने, देन विल कम टू आवर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। गौर करने वाली बात यह है, अर्बनाइजेशन चैप्टर के नाम पे मेंशन्ड है, अंदर नहीं मेंशन्ड है। अंदर क्या मेंशन्ड है? स्लम्स, सेटलमेंट्स, ये वाले एस्पेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बहुत अच्छा सा एक एंड्रे बेतले का आर्टिकल है, पूरे आर्टिकल में ये टॉपिक कवर हो जाता है, कैसे इवॉल्व की। हड़प्पा से चालू करते हैं वो, और स्मार्ट सिटी पे हम लाके छोड़ देंगे। बेतले के टाइम में स्मार्ट सिटी नहीं थी, ये ऐड करेंगे हम। बेतले साहब किस तरीके से मॉडर्न इंडिया पे लाके छोड़ देते हैं और हम उसको आगे ले जाके स्मार्ट सिटीज तक छोड़ेंगे।
इवॉल्व कैसे किया अर्बन सेटलमेंट इंडिया में, रिलीजियस टाउन से ट्रेड टाउन तक, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल से कैंटोनमेंट तक, और कैसे कैंटोनमेंट से आईटी टाउन्स तक, साइबर टाउन्स तक, और कैसे साइबर टाउन से सैटेलाइट टाउन्स तक, और आज कैसे वो सैटेलाइट टाउन से स्मार्ट सिटी तक पहुंच गया. द एंटायर कनेक्शन हैज टू बी डन एंड कीपिंग इन माइंड द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स. उसके बाद ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन, सॉरी यही वाला टॉपिक, वर्किंग क्लास के अंदर 3 चीजें जाननी है, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लास मोबिलाइजेशन. ये 3 एस्पेक्ट्स वर्किंग क्लास का जानेंगे. बट अगेन फर्स्ट हम वर्किंग क्लास को समझेंगे. वर्किंग क्लास के बाद में देखेंगे इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने डिविजन्स हैं, ग्रो कैसे किया इंडिया में वर्किंग क्लास 47 के बाद में, 91 के बाद में, और आज कॉन्टेम्पररी पोजीशन पे कहां खड़ा है, और मोबिलाइजेशन कितनी हुई वर्किंग क्लास की इंडिया में. नोट करोगे तो वर्किंग क्लास का सोशल मूवमेंट में कोई भी एस्पेक्ट नहीं है. उसने वर्किंग क्लास मूवमेंट्स नहीं पूछे इधर. अब इसलिए इंडिया में यार देसाई बोलते हैं कि वर्किंग क्लास डेवलप होने से पहले खत्म हो गया. क्यों बोलते हैं एक जमाना देखेंगे जब हम करेंगे ये. एंड द लास्ट 2 टॉपिक, इनफॉर्मल सेक्टर एंड चाइल्ड लेबर. इनफॉर्मल सेक्टर वाला टॉपिक आप वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में भी करते हो. सेकेंड माइक्रो इंटीग्रेशन, पहला पॉवर्टी एलिबरेशन, फिर इनफॉर्मल सेक्टर. लेकिन ये वाला टॉपिक मैं स्पेसिफिकली इधर ही करूंगा, उधर ऑप्शन नहीं दूंगा, बिकॉज थियोरिटिकल एस्पेक्ट उतने नहीं है इनफॉर्मल में. इधर बहुत सारे थियोरिटिकल एस्पेक्ट है. बहुत सारे इंडियन और फॉरेन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया की स्टडी की है. तो विल हैव अ सफिशिएंट थियरी एंड कंटेंट एंड इंटीग्रेशन कैन बी इजीली मेड हियर. बट इन पॉवर्टी बहुत सारी थियरीज है जो वापस में एक जगह रिपीट पॉसिबिलिटी नहीं होगी वो. फिर स्लम्स एंड डेप्रीवेशन इन अर्बन एरियाज. स्लम्स की प्रॉब्लम क्या है, एमएसए राव, ऑस्कर लिविस, जीएस गुरे, इन सब लोगों ने अपने अपने टिप्पणियां दी, पीएन भगवती, ऐसे सारे एस्पेक्ट हम देखेंगे, थियोरिटिकल एस्पेक्ट और ये वाला एस्पेक्ट. बट माइक्रो इंटीग्रेशन साइड में लिख के रख लेना. डेप्रीवेशन भी आपने स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज करूंगा, जब डेफिनेटली करूंगा. वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी यहां रहेगा, ज्यादा कनेक्शन बन पाएगा. इससे आगे वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में कंप्लीट कर लिया होगा. उसके आगे वाला चैप्टर हमने चैप्टर 2 के साथ कर लिया होगा, सोशल मूवमेंट इन इंडिया. बचे आपके लास्ट 2 चैप्टर. मेरे हिसाब से चैप्टर 2 के पेपर 2 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये. व्हाई? लोगों के पास इसकी सोशियोलॉजी नहीं होती है. सोशियोलॉजी का डेफिसिट होता है इधर. जनरल थियरीज लिख देते हैं, जनरल एस्पेक्ट्स लिख देते हैं. थियरी पूछा तो मालथूज लिख के आ गए आप, ज्योग्राफी. हम इधर हर एक एस्पेक्ट का बहुत डेप्थ में सोशियोलॉजिकल कंटेंट लिखेंगे सिर्फ. इधर आपके एस्पेक्ट है पॉपुलेशन से बहुत सारे रिलेटेड, साइज क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एमएमआर क्या है, पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, ग्रोथ क्या है, एक्सप्लोजन्स क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है. ये पूरा का पूरा जो ये दोनों चैप्टर है, ये दोनों तुम्हें जीएस में काम आएगा. नाम हटाते रहना सोशियोलॉजिस्ट के, कंटेंट एज इट इज चिपका के आ जाना. पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, वेयर एवर द रेलेवेंस इज प्रेजेंट. पूरा पॉपुलेशन वाला पार्ट मेरा मेजर मुद्दा रहेगा, सोशियोलॉजिकली होना चाहिए ये तुम्हारा. बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीजें हैं जहां पे मिलती है. हार्लम्बस का एक चैप्टर है हेल्थ से रिलेटेड, जहां पे ये एजिंग वाला पार्ट बहुत अच्छे से दिया हुआ है. सिर्फ ये नहीं, ऐसे ऐसे अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग इग्नो में, अलग अलग बुक्स में पढ़े मैंने, उनका कंटेंट इधर तुम्हें बताऊंगा. एज इट इज आना चाहिए विथ नेम. So this chapter is going to be scoring 1, and obviously it would be easy because you are aware of this. Challenges of social transformations. यहां आते हैं issues क्या है इंडियन सोसाइटी, क्या चैलेंज फेस कर रहा है. लेट्स अज्यूम कभी आपका ऐसे का टॉपिक आ गया, चैलेंजेस इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी, या कुछ ऐसे एस्पेक्ट. सिर्फ इसका सिलेबस याद रह गया तो सारे चैलेंज आ जाएंगे. डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट एक चैलेंज, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और सस्टेनेबिलिटी एक चैलेंज. अगेन मैंने क्यों बोला डिफिकल्ट है ये, सोशियोलॉजी नहीं लिख पाते हैं लोग इसकी.
पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, इनइक्वालिटीज। तो टोटल नंबर 3 जगह पॉवर्टी वर्ड रिपीट हुआ है। एलिवेशन रूरल में, चैलेंजेस में, स्ट्रेटिफिकेशन में। डेप्रीवेशन 2 जगह वर्ड रिपीट हुआ है, एक इधर, सॉरी 3 जगह, अर्बन एरिया में, स्लम्स में और स्ट्रेटिफिकेशन में। और इनइक्वालिटीज 2 जगह रिपीट हुआ है, पेपर 2 में इधर, पेपर 1 में स्ट्रेटिफिकेशन। अब आपको समझ में आया कि स्ट्रेटिफिकेशन से क्यों पेपर स्टार्ट होता है, क्यों कनेक्शन ज्यादा है वहां पे, हर जगह एस्पेक्ट्स है उसके। फिर वायलेंस अगेंस्ट मूवमेंट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट वाला मुद्दा डोंट वरी, मैं कास्ट के साथ ही आपका कंप्लीट कर दूंगा ताकि योर एंटायर पार्ट ऑफ कास्ट इज एट अ सेम प्लेस। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। अब ये रिलीजियस रिवाइवलिज्म और कम्युनलिज्म मैं दोनों के दोनों टॉपिक सेक्युलराइजेशन से मिला के करूंगा। पूरा रिलीजन एक साथ होना चाहिए, सेक्युलरिज्म, सेक्युलराइजेशन, कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म, रिवाइवलिज्म, सेक्ट एंड कल्ट एक साथ एक ही जगह में रहेगा। बट आप साइड में उधर लिखोगे पेपर 2, लास्ट वन, इलिटरेसीज एंड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, एंड दिस इज वेयर विल कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। आई होप इतने डेप्थ में जब हमने सिलेबस किया तो शायद एटलीस्ट आप कनेक्ट कर पाए सिलेबस से, कैसे बनाया गया, से कनेक्शंस किए गए। And now from the next class, that is on Monday, I'll start with the theories in sociology. पहले ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करेंगे सोशियोलॉजी में कौन कौन सी मेजर पुख्ता थियरीज है, अंडरस्टैंडिंग्स है, एंड विल गो विद दैट। अब किसी को कोई भी डाउट है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करोगे, जो नाम मुझे दिखेगा मैं उनका नाम कॉल करूंगा, वही अपने आप को अनम्यूट करना, सब मत कर लेना, डिफिकल्ट हो जाएगा। लिटरली सिलेबस याद हो गया, वही तो मेरा कारण था तुम्हें याद करवाना है सिलेबस इंटीग्रेशन के साथ। एनीबडी जिसका डाउट है अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बोल लो, बाय चांस इफ यू आर सिटिंग आउटसाइड एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ऑन योर वीडियो, दैट्स ओके। सर मैं रिया बोल रही हूँ। रिया बताओ। सर आपने बोला कि पूरे सिलेबस में 3 जगह पॉवर्टी था, और हम लोगों ने भी देखा कि पूरे सिलेबस में 3 जगह पॉवर्टी था। तो एक जगह मैंने देखा कि पॉवर्टी विद स्कीम्स था और दूसरी जगह था कि पॉवर्टी विद डिप्राइवेशन। तो इन दोनों में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग कैसे पढ़ेंगे? देखो स्ट्रैटिफिकेशन वाले चैप्टर में आप वो जहां पॉवर्टी है ना, वहां पे आपने डेप्रीवेशन भी पढ़ा है, लिखा हुआ है। तो स्ट्रैटिफिकेशन में पॉवर्टी डेप्रीवेशन दोनों का थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। जब हम पेपर 2 में घुसते हैं तो एक जगह रूरल डेवलपमेंट वाले पार्ट में पूछा है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स। अब ये एलिवेशन स्कीम्स जो है अलग सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, वो डिटेल है, लेकिन सिर्फ स्कीम्स की स्टडी कर लोगे और थियरी वाला पार्ट नहीं मेंशन करते हैं तो प्रॉब्लम आने लगती है दोनों चीजों में। AR देसाई ने एक किताब लिखी थी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की है। अब अगर मैं सीधा स्टडी बता दूंगा ना, वो डाइजेस्ट नहीं होती है अगर आपको वो थियरी नहीं याद है चीजों की। तो थियरीज याद रहने के बाद एलिवेशन अपनी जगह कर लो, और डेप्रीवेशन और इधर जो है, इधर कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है कि ये डेप्रीवेशन अलग हो जाएगा। पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, इनइक्वालिटी, ये तीनों चैलेंज पढ़ने हैं तुम्हें। डेप्रीवेशन और पॉवर्टी के जो चैलेंज वेस्ट में है वो इंडिया में भी रहेंगे, जो हमने स्ट्रैटिफिकेशन में पढ़ा है। गॉट इट? और इनइक्वालिटीज वाला पार्ट आप ऑलरेडी पढ़ते हो स्ट्रैटिफिकेशन में। तो यहां पे कॉन्सेप्ट है 3, इन इंडिया या प्रोग्राम्स नहीं दिया हुआ है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जैसे हमने एजुकेशन एंड सोशल चेंज पेपर 1 में पढ़ी, पेपर 2 में कोई सिर्फ इंडियन थिंकर्स ऐड हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। वैसे यहां पे कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ इंडियन व्यू पॉइंट ऐड हो जाएंगे इधर। सो द पॉइंट इज we'll do this here and we'll largely put the paper 1 aspects also here, वो आपको करना पड़ेगा बिकॉज मैं लास्ट में पहुंचूंगा, स्ट्रैटिफिकेशन एक जमाना हो चुका होगा। और कुछ? हेलो सर। हाँ हेलो। आपने बोला कि सेक्युलराइजेशन, सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म में डिफरेंस है, तो मुझे बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? Secularism talks about reduction in religion, secularization talks about death of religion. Secularization बोलता है रिलीजन खत्म हो जाएगी, सेक्युलरिज्म बोलता है रिलीजन कम हो जाएगी शॉर्ट में। लेकिन सेक्युलरिज्म वर्ड मेंशन नहीं है सोशियोलॉजी में, ठीक है।
हाँ सर, वही देखा कि सेकुलरिज्म कहीं मेंशन नहीं है। सेकुलराइजेशन नहीं, इज सेक्युलरिज्म मैंने आपको बोला इंडियन सोसाइटी में मेंशन्ड है, मैंने बोला भी था आपको वो जीएस पेपर 1। जी सर। ठीक है, और कुछ? ठीक है, एनीबडी एल्स? हेलो सर, कोपल है। कोपल प्लीज टेल मी। सर, हमें जो टॉपिक 5 है पेपर में, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, हम्म। एंड देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड कास्ट सिस्टम एंड सोशल क्लासेस इन इंडिया। सो ये दोनों भी तो आपस में इंटरलिंकेज इनका साथ में। हाँ, even class is a form of stratification, even caste at least some considered as a form of stratification, some considered it's a form of hierarchy. But अब होता क्या है, ये कास्ट वाले में सिर्फ कास्ट फॉर्म दिखना है, उधर अगर आपने स्ट्रैटिफिकेशन में देखा है डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जेंडर, क्लास, स्टेटस एक्सेट्रा, इधर जब हम देख रहे हैं ये दोनों भी स्ट्रैटिफिकेशन की फॉर्म है, क्योंकि स्ट्रक्चर के नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो ठीक। लेकिन अब ये दोनों चैप्टर वहां पे नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे एक सब टॉपिक के साथ इतना बड़ा चैप्टर नहीं कर पाऊंगा मैं, और वो भी पेपर 1 और पेपर 2 का। बाकी चैप्टर क्यों साथ में किए, मेजॉरिटी सिमिलैरिटी है उधर, दिस अलग से कास्ट करेंगे ताकि कास्ट का डेटा अलग से रहे आपके पास। बट यस, जो आपने पूछा कोपल के स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर वाले चैप्टर में भी कास्ट यूज करना है आपको, इफ यू कैन डू इट, बट एंड डोंट वरी, यू विल एबल टू डू इट, वो इंटीग्रेशन करेंगे क्लास में। वन मोर क्वेश्चन। हाँ। जो हम सोशल चेंज कर रहे हैं, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ पेपर 2 दैट इज चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो सोशल चेंज के साथ में चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैन आल्सो बी इंटरलिंक्ड। कैन बी इंटरलिंक्ड बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली इंटरलिंक्ड। क्यों? बिकॉज वहां पे हम चेंज पढ़ रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं कि क्या चैलेंजेस है वो चेंज नहीं होने दे रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चैलेंज रह गया इंडिया में, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चीजें हो रही है, जिससे शायद हमारा जो चेंज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंप्लीमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कीज और बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटीज। I thought that it can be used as one of the offshoot of that why. यस, अरे नहीं, ये तो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन है, फॉर श्योर है, विदाउट एनी डाउट, बिकॉज ये भी एक चेंज का भी तो एस्पेक्ट है। इज इकोलॉजी नॉट चेंजिंग बिकॉज ऑफ दिस? डिस्प्लेसमेंट भी तो एक चेंज है। अगर आप पुटअप करना चाहो इम्पैक्ट्स क्या सोशल चेंज रही, ऑल दीज आर नथिंग बट सोशल चेंज। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैंने वो इंटीग्रेशन बताई अभी तक आप लोगों को, जो डायरेक्ट चैप्टर से कनेक्ट करके हम सिलेबस में कैसे प्रोग्रेस करेंगे, वैसे पूरा सिलेबस कनेक्टेड है, डोंट वरी अबाउट दैट। और कुछ गाइस, किसी का एक चैट आया हुआ, एक बार बता देता हूं। सर मुझे बता दीजिए कि सोशियोलॉजी खल्दून के टाइम से तो थी, तो कार्ल मार्क्स को ही क्रिटिसाइज करके या सपोर्ट करके सोशियोलॉजी क्या बन? सोशियोलॉजी नहीं थी इब्न खल्दून के टाइम से, सोसाइटी को पढ़ने का जो अंडरस्टैंडिंग था वो था। कार्ल मार्क्स के टाइम पे भी सोसाइटी नहीं थी, सोशियोलॉजी नहीं थी। कार्ल मार्क्स भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट जो थियरी के दे रहे हैं, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, और वो सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे आप स्टडी देखते हो सोसाइटी की चलती आई, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन डरखाइम से बना, मार्क्स से नहीं बना डिसिप्लिन। Study has always existed since time immemorial, but the discipline of sociology is of nascent origin or recent origin. वीक में 5 days है क्लास होगी, लेकिन once I complete the theories, I think 21st या 22nd से 5 days a week क्लासेस होने वाली है। थियरीज वाला पार्ट सिलेबस के बाद मेरा एक छोटा पार्ट और मैं करूंगा थियरीज, उसके बाद रेगुलरली एवरी डे देयर वुड बी अ क्लास। कोई और डाउट किसी को गाइस? हेलो। हाँ, हेलो। सर माय क्वेश्चन इज लाइक करंट में सर हम कैसे सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट को देखें, और सर क्या क्या मतलब किस अप्रोच से स्टार्ट करें सर करंट, जैसे नोट्स बनाना या कुछ इस पे ध्यान रखना या कुछ ऐसा? देखो, अभी मैं बोलूंगा, अभी तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी ये चीज। आपका नाम? समन शमीन। समन, एक चीज समझो, पहले आपने क्वेश्चन में यही पूछ लिया मुझे किस पर्सपेक्टिव से देखें। पहले हम वो पर्सपेक्टिव तो जान लें कि फंक्शनलिज्म क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या होता है, इंटरप्रेटेटिव स्कूल क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, एथनोमेथोडोलॉजी क्या है, तब तो आप पर्सपेक्टिव से देखने का तरीका अपनाओगे ना। अभी मैं आपको अगर पहले बिना कुछ थियरी के बोलूं कि इस तरीके से देखो इसको, डाइजेस्ट नहीं होगी, वो बोलने के लिए अच्छा लगेगा। और पहले दिन से करंट एप्लीकेशन पे मत जाओ, मैंने आपको हर चीज को लास्ट तक लाके पढ़ाया, इधर सिलेबस में ऐसे करेंगे और करेंगे बकायदा। वो
अब पहले दिन से तुम सोचोगे कि इंटीग्रेट करने लगे। इंटीग्रेशन आदमी का तब होता है, ध्यान रखना, जब थियरी की क्लियरिटी बहुत अच्छी हो, नहीं तो स्ट्रेच करके करना पड़ता, वो जबरदस्ती इंटीग्रेशन लगने लगता है आंसर में। You would have to get your approaches clear. Once you have the approach, you will get the application. Application cannot take place without approach. Application is an end result. Application is reached automatically. It is not purposefully made to be reached there. थोड़ा सब्र रखो, आएगा इंटीग्रेशन भी, पहले स्टार्ट तो करें। वन मोर क्वेश्चन सर, हाँ. तो अगर इंटीग्रेशन करते भी हैं तो हाँ. सर विच इन पेपर 1 और सर पेपर 2 विल बी बोथ दोनों में करंट आएगा। कार्ल मार्क्स के अंदर मैं आपको एक्सट्रीम लेवल तक इंटीग्रेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से आज जो पर्सनालिटी मार्केट जैसी चीजें हैं, जो इमोशनल लेबर जैसी चीजें हैं, वो सारा कार्ल मार्क्स से इंटीग्रेट किया जा सकता है। वेबर में हम आज देख सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटीज जो इंडिया में है वो वेबर से कैसे पढ़ी जा सकती है। आई मीन इट्स नॉट कि पेपर 2 में करना है, पेपर 2 में ज्यादा आसानी से हो जाती है क्योंकि आप जो जानते हो वही एस्पेक्ट है। पेपर 1 में थोड़ी सी थियरीज अलग है, तो फिलहाल आपको लग रहा होगा कि कैसे किया जाए, बट पेपर 1 पेपर 2 दोनों में इंटीग्रेशन होनी चाहिए। सर आपने जितने अच्छे से सिलेबस समझाया है सर, अगर मान लो एग्जाम टाइम पे सर जैसे किसी टॉपिक से है लेकिन अगर ओवरलैपिंग हो रही है या किसी और का डायमेंशन मुझे समझ में आ रहा है और मैं उसे पेपर 2 में लिख रहा हूँ, तो सर उससे कोई दिक्कत, या मान लो उस पार्ट को मैं भूल गया, जैसे सपोज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पेपर 1 में भी है पेपर 2 में भी है, लेकिन पेपर 1 का मुझे याद है पेपर 2 दे रहा हूँ मैं, तो क्या मैं पेपर 2 में 1 का लिख सकता हूँ वैसे? नहीं, क्या मैं नहीं, लिखना ही है तुम्हें, ये अच्छी बात होगी, वो खराब नहीं है। एक चीज याद रखना, वो करना ही पड़ेगा 300 प्लस लाने के लिए, कि पेपर 1 वाले टॉपिक में पेपर 2 के भी स्कॉलर है, पेपर 2 में पेपर 1 वाला भी है। इट्स नॉट बैड, इट इज मस्ट फॉर गेटिंग 300 प्लस। दोनों को इंटीग्रेट करके चलना है। मैंने अभी बड़े बड़े वाले लेवल पे इंटीग्रेट किया है कि आप समझोगे चैप्टर कैसे इंटीग्रेटेड है। छोटे छोटे टॉपिक में भी इंटीग्रेशन आएगी। ये पॉपुलेशन का जो है एग्जांपल देता हूं, इस पॉपुलेशन के बारे में इमाइल डरखाइम भी अपने डिवीजन ऑफ लेबर की थियरी में डिस्कस करते हैं, जहां पे वो कॉन्सेप्ट देते हैं मटेरियल डेंसिटी। सीधा सीधा इधर अप्लाई होता है। गॉट इट? तो यू वुड हैव टू डू इट शमीम। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। So one last question, please don't mind me asking this. I just wanted a little clarity regarding course of action after the course. हाँ. Like on 28th of May we have a prelims. Right. So I mean, how are we going to like take this course forward? See, अब आप 2023 में प्रीलिम्स दे रहे हो क्या? Yes sir. 2023 में प्रीलिम्स दे रहे हो। जब मैंने सबसे पहले ओरिएंटेशन लिया था, मैंने बताया था सिलेबस में 4.5 months लगेंगे। Yes sir. That I know. You know that, right? तो कहीं ना कहीं अब मैं जल्दीबाजी में तो नहीं खत्म कर पाऊंगा इसको। Are you understanding? What's your name? Kopal. अब how is it technically possible to do justice and to complete it at a shorter span of time? No, sir. I'm not saying that we should complete it before prelims. I'm just asking that before. We are going before your prelims, I'll complete. That is, suppose मैं March या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल बोलूं सपोज, तो एटलीस्ट आपका बहुत मेजर पार्ट कवर हो जाएगा, बट पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, बिकॉज मैं आपको प्रीलिम्स के लिए ऑफ भी दूंगा, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मैं आपको फोर्स नहीं करा सकता ना कि सोशियो पढ़ो पीटी से 1 महीने पहले। So I was just trying to ask if there will be gaps and then we will continue. Yes, for sure, because जो दे रहे हैं उनको कहीं ना कहीं appropriate time तो मिलेगा, but अब वो I have to speak with the organization as well how they have actually planned it as well. I also need to take that into account. But yes, कहीं ना कहीं don't worry, you will get some good recess period so that you can focus exactly on your prelims. ठीक है कोपल? Okay. कोई और डाउट है किसी का गाइज? प्लीज आंसर दिस। कौन सा, क्या चीज का आंसर? शैल वी सेग्रीगेट द सोशियोलॉजी रिलेटेड एडिटोरियल्स? नो गाइस, थोड़ा सा गौरव रिलैक्स अ बिट। सोशियोलॉजी रिलेटेड एडिटोरियल्स आप डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई ये सोशियोलॉजी रिलेटेड है या टॉपिक। हाँ, एक चीज कर लो, बाई चांस इफ इट इज पॉसिबल, डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड कोई आ रहा है, आप उसको कट करके एक बार अलग रख लो। जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तो यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट विद दैट, सपोज इफ यू आर डूइंग दैट। बट रिमेंबर, कोई ऐसा एडिटोरियल नहीं है जो हमेशा सोशियो से कनेक्टेड है, और शायद एकदम भी नहीं है, बट डायरेक्टली कोई मिल जाता है। कभी एजिंग पे कोई आर्टिकल आ गया, वुमेन वायलेंस पे कोई आर्टिकल आ गया,
या फिर अर्बन सेटलमेंट्स पे कोई आर्टिकल आ गया, तो या इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी डू कट इट एंड कीप इट, सो दैट व्हेन यू गो टू दैट टॉपिक, व्हेन यू हैव द सोशियोलॉजिकल कंटेंट विद यू, यू विल एबल टू यूज दैट इन दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट. इज दैट आंसर्ड वेल गौरव? नो, मंडे को क्लास 11:30 था शायद. हाँ, 11:30 रहेगी मंडे को क्लास फॉर द एंटायर वीक. देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 PM. क्लियर विद दिस? थैंक यू गाइस, आई विल सी यू ऑन मंडे. हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ. और एक बार सिलेबस फिर देखना, अब शायद चीज फिट हो जाएगी दिमाग में. थैंक यू सो मच. आई विल कवर द करंट अफेयर्स, डोंट वरी, रिलैक्स. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.